हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं तुम्हारे प्यारे अरिजीत सिंह सर। बहुत लोग यहाँ पे इसलिए क्लिक करके आए, उन्हें लगा कि अरिजीत सिंह आ गए मोमेंटम पॉडकास्ट में। नहीं, आकाश त्यागी सर। तारीफ़ें तो बहुत है आपके सर, मतलब क्या क्या आपने रैंक लाया, क्या क्या मतलब गेट वेट में रैंक कितना था गेट में रैंक? अरे नहीं यार, ये सब चीज़ें अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम रैंक वैंक ये सब। मैं भी कुछ सोच के आया था कि आज इस बार थोड़ा सा नया कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी तीसरी एंट्री है। ऐसा लग रहा है अब तो मेरा पास में से बन गया इधर का, काफी बड़ा पास बन गया। तीसरी बार आना बड़ी बात है। अब इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है सर अब आपको। तो सिर्फ बात होगी। मुझे लग रहा है कि इस बार तो सिर्फ में बात ही कर रही चाहिए कोई नई वाली। हाँ, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ मैं तुझसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, वाह, चेंज हो गया। तो आशीष, मुझे एक बात बता, तूने अपनी लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन लिया कैसे कि इसरो की जॉब कैसे छोड़ी तूने? इतना बड़ा ये लोगों ने पूछा तुझसे कभी वैसे तेरे ही पॉडकास्ट में? इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा लोगों ने। नहीं चल ठीक है, मैं अब क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। क्वेश्चन ये है, इधर ये जॉब छोड़ने वाला तो काफी लोग पूछ लेते हैं, जॉब छोड़ने के बाद क्या हुआ? और देखो अभी रिग्रेट होता है कि शायद वहीं रहता तो सही रहता, या फिर ठीक है जो जा रहा है वो ज़्यादा बेटर है? रिग्रेट तो कभी नहीं हुआ मुझे, एक बार भी नहीं। ये भी मतलब ये दूसरा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि तुम्हें रिग्रेट हुआ कि नहीं। रत्ती बार रिग्रेट नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत सही टाइम पे बहुत सही डिसीजन ले लिया। ये मुझे लगता है हमेशा। मतलब पैसों का कमी हुआ बहुत बार, ऐसा लगा कि रेंट दे पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, अपार्ट फ्रॉम पैसा, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि एक दिमाग से हम लोग सोचते हैं ना कि एक चीज़ को, कि जैसे एक जॉब होती है, मैंने भी छोड़ी यूपीएससी, इसलिए मैं भी उस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ कि जॉब छोड़ी तो घर वाले कुछ तो बोलते ही हैं। अरे बहुत कुछ, कभी कभी कुछ नहीं बोलते। हाँ, मतलब वो और प्रॉब्लम होता है, वो बात ही करना बंद कर देते हैं। साइलेंस इज द ओनली आंसर। तो वो तो है। उसके बाद जैसे कभी कभी तो फील होता होगा, कभी तो उधर उस स्पेस में जाता होगा कि काश में इसरो में होता है यार, छोड़ता नहीं। हाँ, मतलब इसरो की जैसे कभी कभी फील आती होगी, या किसी से बात हो गई, लगा कि यार मैंने उससे बात करी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो सही मजे कर रहा है। उल्टा होता है सर। अच्छा, जब मैं इसरो वाले से बात बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं जानना चाहता था, मेरा खुद मन था, मैंने भी नहीं पूछा था अभी तक। उल्टा होता है कि वो बोलते हैं कि तू अच्छा किया तूने छोड़ दिया, मुझे भी कुछ करना है। ऐसा होता है, और ये मैं मतलब इस माइक की कसम खा के बोल सकता हूँ कि ऐसा ही होता है। उल्टा मतलब ऐसा भी नहीं कि कम परसेंट होता है, कभी भी नहीं होता। मतलब मुझे तो कभी रिग्रेट नहीं हुआ। मतलब मैंने देखा है लोगों को जॉब छोड़ने के बाद कड़की पड़ गई तो फिर जॉब खोज भी लिया। ऐसा नहीं है कि जिसको जॉब छोड़ने का दम है वो उसको खोजने का भी दम है तो वो खोज लेगा, लेकिन मुझे तो कभी रिग्रेट नहीं हुआ। एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैंने कभी नहीं बताया, जो इस आंसर को और भी अच्छा क्लियर कर लेगा। हाँ, ये एक ऐसा है कि लोग ये नहीं समझते ना, जब मैंने इसरो का तैयारी किया तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं वहाँ 35 साल गुजार के रिटायर करूँगा। शायद लोग मुझे इसलिए नहीं समझ पाते ना क्योंकि उन्हें लगा होगा कि जब ये तैयारी कर रहा था तब इसे मतलब उसे एज अ गवर्नमेंट जॉब देख के पूरा लाइफ उसमें देखा था। ये मेरा मेंटालिटी कभी था ही नहीं। मेरा थ्रू आउट कॉलेज जब मैं मेहनत कर रहा था, बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा था या फिर लाइफ सेट करने की कोशिश कर रहा था, उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में ये कभी भी नहीं था कि मैं किसी भी कंपनी के लिए काम करूँगा। नासा के लिए भी मैं काम नहीं करूँगा कि मैं क्यों करूँ, मैं पूरे लाइफ एक कंपनी को मैं क्यों दूँ। मतलब एक्सपीरियंस के लिए ऑब्वियसली सेंस बनता है, तुमने एक्सपीरियंस ले लिया, तुमने सीखा, तुमने उस कंपनी में घुसाया भी कुछ, उसका हेल्प आगे भी बढ़ाया उस कंपनी को, ये भी होता है, वो आप भी जान रहे हैं। लेकिन शायद आप भी जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो ये नहीं सोचेंगे कि मैं तो यहीं से रिटायर होके जाऊंगा। जो कुछ लोग सोचते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं, कि ये तो बोलते हैं ना कि मतलब 6 महीना पढ़ लो बेटा, उसके बाद तो 35 साल। ये तो यार मैं भी बोल दिया करता था कई बार, लेकिन मुझे भी अंदर से फील होता था कि नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बेवकूफ़ों को मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ एक साइड का नहीं है। इवन जब मैं कंपनीज में घुसा तो वो भी ऐसा ही बात करते थे कि जब ओरिएंटेशन कोर्स ये सब चल रहा तो वो ऐसा बात करते कि अभी तो तुम्हारा 35 साल का करियर स्टार्ट हो रहा है। मैं भी उस टाइम पे भी सोचता था कि ऐसा तो मैं सोच के ही नहीं आया हूँ। इसरो मेरा प्री मैच्योर एग्जिट था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मैं 16 महीने में ही छोड़ दूंगा। लेकिन वो इसलिए क्योंकि मेरा बाकी चीज़ बहुत तेज़ी से भागने लगा, तो बहुत सारे नए चीज़ हुए। मैं आपको एग्जैक्ट प्लान बताता हूँ। जिस प्लान के साथ मैं इसरो घुसा था, मेरा प्लान एग्जैक्टली 3 साल था। 3 साल मुझे यहाँ पे काम करना, उसके बाद मैं कुछ हायर स्टडीज़ करूँगा या फिर प्राइवेट सेक्टर में देखूंगा, कुछ भी देखूँगा। यूट्यूब तो बिल्कुल भी नहीं था, पॉडकास्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, उस टाइम पे स्टार्ट भी नहीं किया था मैंने। तो अभी भी लोग ये नहीं समझते कि दिस इज़ नॉट माई मेन थिंग।
मतलब मैं हमेशा एक दो चीज़ तो ऐसे हैं जो अभी तुम्हें आगे जाके शायद तुम उससे मुझे रिकॉग्नाइज करने लगो, जो कि तुमने देखा भी नहीं है अभी, जो जिस पे मैं पिछले 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं। तो दिस इज़ ओनली लाइक अ आउटलेट और अ कम्युनिटी जो मुझे मिला है, जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तेरा मतलब एक तरह से एक तेरा शौक भी है। हाँ, ऑब्वियसली इवन तो मेकिंग स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस भी इसी से खत्म हो जाता होगा मोस्टली मेरे ख्याल से, अगर तू ये पॉडकास्ट करता है तो देखो मजा भी आता है। इसलिए मैंने खुद ये चीज़ मैं भी अपनी तरफ से एक माइक की कसम मैं नहीं खा सकता इसका माइक है लेकिन मैं अपनी कसम खा के बताता हूँ कि मैंने खुद देखा कि तेरे शोज में ना मैं क्यों तीसरी बार आया, मैं कभी किसी शो में गया ही नहीं हूँ, कभी पॉडकास्ट में नहीं गया, बिकॉज इसमें है मतलब ठीक है हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल चीजें चल रही है, इट्स नॉट कुछ भी प्लान नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो हमने कम से कम 1 घंटा पहले बात किया होगा, ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही चल रहा है। तो ये एक अलग है। हाँ, अब जो तूने बताया तूने 50% टाइम में क्विट किया, तो तूने प्री मैच्योर एग्जिट किया। तो मेरा भी वही जानने का मन था कि वो फिर वो ऐसा क्या स्टक कर जाता दिमाग में जो छोड़ दिया। फिर मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने क्यों छोड़ा था, मेरे दिमाग में क्या स्टक किया था, क्योंकि तूने बहुत सही बात बोली, क्योंकि तू कभी नहीं सोचा, और बल्कि शायद तू पिस ऑफ ही हो गया होगा कि 35 साल तक मैं इसी में काम करूंगा और कोई मुझे बता रहा है आके, है ना। तो वो क्या था, एक तो कोई ना कोई इवेंट तो वो होगा, जैसे हमारे इंडस्ट्री में भी होता है, एक इवेंट आता है फिर एक नई प्रोग्रेस चलती है। सर मेरा क्या है कि इसरो, बार्क ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे तो बहुत कुछ दिया है, ठीक है, तो उसका तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छा है इस कंट्री के बारे में कि कोई भी उठ के टॉप के ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकता है एज साइंटिस्ट, और इट इज़ वेरी फेयर। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि किसी और को एडवांटेज मिल रहा है। स्पेशली बार्क इसरो में तो कोटाज भी नहीं होते, तो कोई भी मतलब इफ़ यू आर गुड तुम अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं सीख रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो मेन जो पॉइंट था दैट वाज लर्निंग कर्व। जब मुझे दिखा कि लर्निंग कर्व इज़ गोइंग टू बी स्टेल फ्रॉम नाउ ऑन, तब मुझे लगा कि दिस इज़ माई पीक ऑफ द स्लोप ऑफ लर्निंग। वो स्लोप अभी मैक्सिमम है, तुम इसके बाद जाओगे तो इट इज़ ओनली लूजिंग टाइम फॉर यू, कि मतलब इसके बाद तुम्हारा ऐसा ग्रोथ तो नहीं होगा। मान लो अभी तुम्हारा 70% ग्रोथ हुआ, तुम शायद फिर से 1.5 साल लगाओ तो तुम्हारा 75% हो जाएगा, लेकिन ये रेट से तो नहीं होगा। तो मेरा रिज़ाइन करने का जो लेटर था दैट वाज एग्जैक्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इसरो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, बल्कि इट वाज विद इन फ्यू डेज। जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो मैं आके सीधा बॉस को यही बोलता हूँ कि मैं चला, क्यों तो मेरा वही था कि दिस इज़ द पीक ऑफ लर्निंग। और ये चीज़ को भी बहुत लोग शायद माने नहीं कि मैं वहाँ पे एक्चुअली रॉकेट साइंस या स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग सीखने ही गया था, और मैं पूरा मन लगा कि सीख भी रहा था वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि एक आप जैसे पत्थर को फेंकते हैं, आपने उसे फेंक दिया तो आपका एनर्जी तो जब फेंकने के पॉइंट पे ही ख़त्म हो गया ना, उसके बाद तो वो खुद ही जा रहा है। तो वो फेंकने का मोमेंटम मुझे इसरो ने दे दिया था, इसीलिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि इसलिए तूने इसका नाम मोमेंटम भी रखा। हाँ, मोमेंटम तो थोड़ा मुझे याद भी नहीं है कि कैसे था, लेकिन कुछ टॉक से रिलेटेड ही था, तो टॉक है तो ऐसा कुछ था कि मोमेंटम मिलेगा। तो ऐसा मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा चलता है कि इसरो ने मुझे एक प्रोजेक्टाइल दिया कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। जैसे इसरो में घुसने से पहले मुझे नहीं पता कि स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसे पढ़ना है, मुझे नहीं पता कि सटर्न इज़ द बाइबल, मुझे नहीं पता कि ये सारे बुक्स है जो तुम पढ़ सकते हो, मुझे ये भी नहीं पता कि मतलब दीज आर द फाउंडिंग मेंबर्स, हु इज़ UR राव या व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ विक्रम साराभाई। अरे APJ अब्दुल कलाम इसरो में इतने साल थे, ये भी नहीं पता था मुझे कि इतना सारा उन्होंने इस्टेब्लिश किया, फिर वो DRDO में गए। उससे पहले तो मुझे बस यही लगता था कि वो तो DRDO में ही थे, है ना। काफ़ी लोगों को ये चीज़ मेरे को लगता है क्लियर भी नहीं होगी, वो तो अभी तो एक रॉकेट बॉयज भी आ गई है, हाँ, उससे काफ़ी लोगों को और नॉलेज हुई होगी इसरो के बारे में भी, ISC के बारे में भी, पहले तो बहुत कम नॉलेज थी। हाँ, और मतलब बहुत सारे चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, अंदर जाए बिना नहीं पता चलता। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, ये फैक्ट है, तूने जो एक्सपीरियंस करा ना, वो शायद ही इंडिया में बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं। मतलब इसरो में जाना, इवन मैं खुद नहीं गया हूँ, मतलब इसरो के अंदर, मतलब वैसे एक जगह दोस्त के थ्रू थोड़ा देख के आया था, लेकिन वो वाली जो फील है ना, तुम जाके रिक्रूट होते हो और तुम पहला दिन और पूरी इंडक्शन करते हो, आई थिंक वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी एक बहुत बड़ी लाइफ की लर्निंग है जो शायद ही, और ये तूने बहुत सही बात बोली कि इंडिया में ऐसे नहीं मिल जाएगा, कि यू कांट बाय दैट पार्ट, मतलब आपको निकालना ही पड़ेगा। तो तुमने निकाला है, तो वही लोगों को भी ना, इसी मेरे ख्याल से लोगों को भी इस बात से कन्फ्यूजन होती होगी कि स्टूडेंट्स को और लोगों को भी, कि हम ना तैयारी जो करते हैं वो बहुत मेहनती है, वो बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, उसके बाद उस चीज़ को अचीव करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, तो लोग लगता है फिर किया ही क्यों था। बेवकूफ़ी है ना वो।
अरे आप माउंट एवरेस्ट में चढ़ गए तो वहीं रहिएगा क्या आप? वापस नहीं आना है क्या ये आपको? वाला डायलॉग तो बहुत सही मेरा नहीं है, इसलिए मैं क्रेडिट भी नहीं लेता। ऐसी जिम में एक लड़के ने ऐसे ही चलते चलते बोल दिया था मुझे, तो मैंने वो रख लिया कि हाँ भाई माउंट एवरेस्ट में चढ़ना है, फिर उतरना भी है, फिर दूसरा भी है। सही बात है। मतलब जर्नीज और भी, और जो तूने पॉइंट बोला ना वो भी बहुत अच्छा है कि 18 मंथ या 16 मंथ में देखो लगा कि तेरा पीक बहुत अच्छा जा रहा है तो तू इसको कंटिन्यू करे रेदर देन तू कहीं स्टिल हो जाए। हाँ और टाइम लूज करना तो बिल्कुल ही गलत बात है। इवन मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी अपनी स्टोरी छोटी सी बताता हूँ। हाँ, वहीं पे आने यूपीएससी वाला में था मैं भी गया था। हाँ, यूपीएससी में मैं गया था। तो जब मैं शुरू के दिन में ऑफिस गया तो मतलब एक तो बहुत फनी पार्ट भी है कि बारिश हो गई दिल्ली में और मैं रहता था नोएडा, तो आरकेपुरम से मैं नोएडा जा रहा हूँ और मुझे को जाने में ही 3 घंटे लग गए। मैंने कहा यार जॉब तो मैं नहीं कर रहा, मैं रोड पे काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे नहीं करना। मतलब और कुछ एक्चुअली में मेन पॉइंट ये था कि प्रोग्रेस जो थी ना वो रुक रही थी। मतलब कर रहा था मैं काम, मतलब आईसी से मैं बहुत सारी चीज़ सीख के आया, फिर मैं एक्सेल पे आ गया। एक्सेल पे काम कर रहा हूँ, मतलब मैं CFD करना चाह रहा हूँ या मैं कोई सॉफ्टवेयर करना चाह रहा हूँ या मैं कुछ अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। वो नॉलेज मतलब ऑब्वियसली मैं इम्पैक्टफुल वर्क कर रहा था, एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल वर्क था, पर हाँ मैं उस लाइफ को बहुत लॉन्ग टाइम देख नहीं पा रहा था। इवन दो सोशल प्रेशर या फिर घर वालों के प्रेशर की वजह से शायद मैं रह सकता था, लेकिन मुझे यही लग रहा था, जो मैं कॉन्सेप्ट लोगों को बताता हूँ, प्रेशर कब स्ट्रेस बन जाएगा वो पता नहीं चलने वाला था, तो उस स्ट्रेस बनने से पहले छोड़ना था। अच्छा, तो मैंने पहले छोड़ दिया, जब तक एक्सटर्नल था तब तक ठीक है। प्रेशर मतलब किसका प्रेशर, क्या चीज़ का? मतलब ये था कि प्रेशर मतलब जैसे हमारा रहता है ना कि एग्जाम निकाला है तो आसपास के घर वाले और मतलब सब लोग जो तुम्हारे से क्लोज लोग होते हैं वो सब यही प्रेशर डालते हैं। प्रेशर मतलब कहने का ट्राई करते हैं कि ऐसे मत छोड़ो, मतलब इट्स लाइक अच्छा, वो बिग pressure। डील। हाँ, तो वो वाला प्रेशर है, पीयर प्रेशर जिसको कह देते हैं। और एक्चुअली में ना यू गेट सम थोड़ा सा वो भी मिलता है, थोड़ा फेम मिल जाता है ना जब आप क्रैक करते हो, तो थोड़ा फेम मिल जाता है, आसपास वाले लोग भी आपको उसी से जानते हैं। और मेरी मम्मी को भी बहुत टाइम लग गया बताने में रिश्तेदारों को कि उसने सरकारी छोड़ दी है, तो वो उनको भी विश्वास नहीं हो रहा कि क्यों। पर वो क्यों का आंसर ना मेरे ख्याल से वो किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ हमें पता है कि हमने क्यों छोड़ी है। और ज़्यादा बताने का, एक्सप्लेन करने का भी पॉइंट नहीं है, पर यही है कि लाइफ में हर चीज़ इवेंट आते जाएंगे तो हम बताते चले जाएंगे कि क्या हुआ। ट्राई करना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब माँ बाप है तो तुम ट्राई तो, जैसे मैं तो बहुत ही एरोगेंट था, मतलब पहली बार में तो मैंने बोला कि मैं तो बताऊंगा ही नहीं, मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ। फिर मतलब लाइफ में 1-2 लोग ही हैं जो मेरे क्लोज हैं, तो उन्होंने बोला कि देखो यार दिस इज़ देयर राइट, उन्हें तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने अपने हिसाब से पता नहीं कितना किया, लेकिन समझ नहीं पाए थे उतना अच्छे तरीके से। कोई चांस ही नहीं है। मतलब एक इसरो की जॉब मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर बीइंग अ साइंटिस्ट, ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है ना, उसको छोड़ना और घर वालों को ये चीज़ समझा देना, आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है कि हाँ, लेकिन वही बात है ना कि अगर लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ही करोगे क्या, अगर नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है तो नहीं करोगे, भले तुम्हें करना है वो। तो मान लीजिए अगर किसी को, जैसे इंडिया में स्टार्टअप का कोई इज्जत नहीं है भाई, यहाँ पे अगर कोई बंदा पिछले 3 साल से पिस रहा है और कोई कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। भले उसे ज़्यादा पैसे भी मिल जा रहे हैं, लेकिन उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता, भले उसे अगर वो चीज़ करना है ये तो। बहुत सही बात बोली है। तो अगर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो तुम करोगे ही नहीं, फिर तो तुम वही कर रहे हो जो सोसाइटी बोल रहा है तुम्हें, फिर तो तुम सोसाइटी का बहुत जल्दी एक पार्ट बन जाओगे, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, फिर अगले बच्चों को तुम यही बोलोगे कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। घर पे बैठे बैठे यही बात होगी फिर। हाँ, पहली बात कि सोसाइटी ने मुझे बोला ही नहीं था कि तुम इसरो क्रैक करो, उनके बोलने पे थोड़ी गया मैं, उन्होंने थोड़ी बोला, उन्होंने बोला कि बेटा इंजीनियरिंग की वो जॉब ले लो, और वो तो मुझे बार्क में भी मिल गया था। तो अब मैं खुद से जा रहा हूँ, तो खुद के मैं चॉइस पे निकलूँगा भी। तो आपके स्टोरी में आते हैं सर, तो आपके घर में क्या था सीन, आपने कुछ मनाया कि क्या हुआ? मनाया तो नहीं, मतलब मैंने बस सीधा सीधा यही बात बोली कि मतलब मम्मी थोड़ी वो थी कि ऐसे कैसे, मतलब ये क्यों कर रहा है, मतलब ठीक तो है, कोई ट्रांसफर ले ले। ट्रांसफर ऐसे नहीं होते, लोग मर रहे हैं ट्रांसफर के लिए, और मेरा ट्रांसफर दिल्ली में है, उससे बाहर क्या ट्रांसफर लूंगा मैं। तो बेस्ट पोस्टिंग मिला, बढ़िया पोस्टिंग मिली हो, सब कुछ बढ़िया है। तो मैंने कहा यही जो बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है ना, यही बढ़िया नहीं लग रहा है, कुछ तो नया करने का मन कर रहा है। तो वही था। और दूसरा मेरे अंदर से हमेशा से ऐसा लगता था, मतलब तू भी थोड़ा बहुत मुझे जानता ही है कि अंदर से मेरे को हमेशा लगता था कि कुछ नया करो, क्या नया होने वाला है, क्या नया कर सकता हूँ। और जब इतनी तैयारी आप कर देते हो ना, इतने आवर्स आप डेडिकेट करते हो, तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस अपने पे है कि आप लाइफ में आगे कुछ और अच्छा कर ही दोगे। ऐसा नहीं कि लाइफ बस इतनी सी है कि इतना ही पार्ट में कर सकता हूँ, नहीं, अगर ये छोड़ूंगा तो मुझे पता है, इतना कॉन्फिडेंस अपने पे है, चलो ये नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा, फिर कुछ और करूँगा। और ये चीज़ मतलब जो ऑडियंस सुन रहे हैं, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट जॉब का,
मैं चाहता हूँ वो ये नहीं सोचे कि सब कोई गवर्नमेंट जॉब में फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और काफ़ी ह्यूज परसेंटेज मुझे लगता है 80 to 90% काफ़ी सुखी हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो जो भी है, हो सकता है आगे ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे हो या फिर अपना प्रमोशन के लिए सोच रहे हो, बहुत ही सुखी हैं। मतलब मैंने ऐसे भी 1-2 बार कमेंट में देखा है कि सारे तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं, वो ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब बहुत ही रेयरली लोग छोड़ते हैं। मतलब अगर परसेंटेज निकाल, डेटा पे बात देखो, हर चीज डेटा पे बात करनी चाहिए। डेटा की अगर बात करोगे तो मेरे ख्याल से मेरे पूरे बैच में सिर्फ मैं ही था, हाँ हाँ और भी बहुत सारे जो लोग जिनको मैं जानता हूँ, मतलब अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो रेयरली एक होता है जो छोड़ के वहां से जाता है, मतलब जो गवर्नमेंट करता ही नहीं। हाँ हाँ। और स्पेशली बहुत बड़ी बड़ी पोस्टन से तो कोई नहीं छूट रहा, ऐसा नहीं है। तो वही मतलब मैक्सिमम लोग जो छोड़ लेते, तुम उसी को देखते हो तो शायद तुम्हें लगता होगा कि सारे ही छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरे दोस्त लोग जो हैं वो मतलब ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ों से वो खुश नहीं है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब, वो किसी भी जॉब में होता है, ठीक है। लेकिन वो कभी छोड़ने का नहीं सोचेंगे, मतलब इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे हैव मेड, और उसके बाद वो कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं अपने लाइफ का। और क्या, बहुत सॉर्टेड है लाइफ, तो बहुत सॉर्टेड है उसके हाथ। और मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन से नहीं कोई छोड़ रहा है, मतलब एक्चुअली में ये हो सकता है कि कोई बंदा कुछ नया करना चाह रहा है, कुछ अलग करना चाह रहा है, या फिर जो तूने बोला कि माउंट एवरेस्ट चढ़ के उतरना भी है, कुछ और भी चढ़ने का, उसका वही वाला होता है। नहीं, बहुत लोग ऐसे भी है ना, जैसे मैंने बताया कि मेरा पहले से ही एम था कि मतलब मुझे कुछ ना कुछ खुद से ही करना है। तो मेरे जैसे लोग जब जाएंगे तो वो घुसते ही अपना प्लान बनाने लगते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे निकलना है। ऐसा आपको वैसे भी दिखेगा, मान लीजिए बार्क का जॉब ज्वाइन किया और उसके दिमाग में है कि मुझे यूपीएससी निकालना है, तो घुसते ही पहला दिन से वो लग जाएगा, जैसे ही निकल गया वो जॉब में रिज़ाइन मार देगा। तो ऐसा रहता है कि कुछ लोग का प्लान रहता है पहले से ही, और कुछ लोग कई लोग तो मैंने देखे हैं यार, मेरे साथ के भी थे जो मतलब 30 ईयर्स तक तो वो जॉब ही कूद रहे, लेकिन वो गवर्नमेंट में ही कूद रहे हैं। हाँ हाँ, कि पहले स्टेट का निकाल लिया, फिर एक IOCL निकाल लिया, फिर पता चला NTPC भी निकल गया, फिर एक और बार दे दिया, फिर इंजीनियरिंग सर्विस निकल गया, चलो अब ये भी हो गया तो चलो सिविल सर्विस कर लेते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है सर, उनका तो मुझे समझ में नहीं आता जो ये कर रहे हैं। कुछ लोग तो मतलब 4 साल के बाद फिर से गेट दे रहे हैं, मतलब गेट दिया था, कुछ 50 रैंक आ भी गया, अब उन्हें रैंक 1 लाना है, और बहुत लोग ला भी रहे हैं। वो वाला पॉइंट तो मुझे आज तक अपनी लाइफ में समझ नहीं आया, जिनका गेट बताओ ऑलरेडी अच्छा गया था, 4-5 साल का दोबारा देते हैं, फिर वो रैंक 1 लाने का पता नहीं क्या रहता है वो। मतलब बहुत लोग नंबर्स के पीछे भी भागते हैं ना, ये मतलब ब्रेन वॉशिंग मुझे बहुत लगता है। ये जो पूरा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो इंडस्ट्री है ना, स्पेशली यूट्यूब के बूम के बाद ब्रेन वॉशिंग बहुत हो रहा है कि उन्हें दिखाया जा रहा है कि गेट में रैंक लाना या फिर एग्जाम्स में रैंक लाने से तुम्हारा एकदम लाइफ बदल जाएगा और तुम बिल्कुल पता नहीं कौन से सुपरस्टार बन जाओगे। और वो बना भी देते हैं 2 महीने के लिए, और उसके ये शॉर्ट लाइफ है। मतलब ये बिल्कुल तुमने सही बात बोला, जो भी पहले भी हमारा डिस्कस हुआ था। लेकिन ये पॉइंट ये है कि आपकी रैंक बहुत छोटे टाइम तक आपको फेम दे सकती है। क्योंकि हर साल आ रहा है ना, वो साल आ रहा है, हर साल। और ये इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मतलब आप शायद कंट्रोवर्शियल चीज़ों में ना घुसे, लेकिन मैं तो बोलूँगा दिस इज़ मेड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि देयर आर टिकट्स बीइंग सोल्ड बिकॉज ऑफ अ टॉपर इंटरव्यू। तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मतलब तो वो इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, या फिर थंबनेल में ऑल इंडिया रैंक 1 लिख रहे हैं, या फिर पूरा स्टोरी ये दिखा रहे हैं। तो देयर इज़ अ रीज़न वाई इट इज़। मान लीजिए अगर कोई और एग्ज़ाम भी नहीं, सेम एग्ज़ाम ले लीजिए, गेट एग्ज़ाम इन फिज़िक्स फील्ड, इतना है क्या वहाँ पे? टॉपर का वैल्यू है क्या इतना? क्योंकि वहाँ पे उतना बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री नहीं है, मतलब बन रहा है, लेकिन वहाँ पे जो गेट के टॉपर्स हैं उनको उतना नहीं देखा जा रहा। हाँ, इंडस्ट्री छोटा है वो। हाँ, तो जो भी तुम्हारा अगर दिख रहा है कि वही देखो, इंडस्ट्री सबसे बड़ा कहाँ है? यूपीएससी। तो सबसे ज़्यादा तुम्हें वहीं के टॉपर्स दिखेंगे इंटरव्यूज़ में। हाँ, उनका फेम नेक्स्ट लेवल दिखा दिया था। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से हर टॉपर जो होता है ना, उसकी एक जर्नी है, और हर टॉपर की अलग रिस्पेक्ट है। वही जर्नी तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अनफिल्टर्ड वे में। बिल्कुल, वो तो फैक्ट है। मतलब लाइक जब टॉपर बनता है उसकी जर्नी एकदम से बहुत सारे फिल्टर्स लगा दिए जाते हैं, वो तो नहीं है ऑब्वियसली उसकी लाइफ में। और इसमें कई सारी देख कंट्रोवर्शियल की बात आ रही है, तो मैं इसमें भी बोल दूं कि कई सारे उसमें जो टॉप करते हैं ना, उनकी खुद की प्रॉब्लम भी है। वो भी कुछ जल्दी, मतलब समझ रहा है ना, कि वो चीज़ें ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उन्होंने करी भी नहीं। उन्हीं से वो चीज़ 2 साल बाद 3 साल बाद पूछोगे, शायद वो कुछ और बताएंगे, वो असली वर्जन होगा। दैट इज देयर रियल माइंडसेट। वो अपना माइंडसेट छुपा लेते हैं कई बार तो। अरे बहुत सारी बार, मैक्सिमम बार तो अपने फेलियर छुपा लेते हैं कि ये एग्ज़ाम मैंने इस बार ये एग्ज़ाम, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में लेट्स से रैंक 4 है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। वो ये कभी नहीं बताएगा कि अरे 2 दिन पहले मैं बार के इंटरव्यू में गया था और मैं फेल हो गया, मतलब उन्होंने मुझे सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। या फिर इसरो का मेरा रिटन टेस्ट नहीं निकला था, गेट में मैंने भले रैंक 43 ले आया, लेकिन वो ये सारी चीज़ वो बताएंगे नहीं। हाँ, कई सारी चीज़ें वो वही है ना, उसमें उनकी भी गलती है बहुत सारी। तो वो तो
कोचिंग सिर्फ नहीं है, वो तो बच्चा भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो अगर सारे मतलब क्लीन तरह से चलेंगे तो ऑब्वियसली देन द स्टोरी विल बी देयर, एक करेक्ट स्टोरी आएगी। और लोगों को समझना ये भी चाहिए कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये सारा गेम प्रिपरेशन का है। इफ यू वांट टू क्लियर एनी एग्जाम, IIT JEE है, नीट है या गेट है, UPSC है, कोई भी एग्जाम है, सबका एक बहुत सेट पैटर्न है। अगर आप उसको फॉलो करते हो और आप अपना डिसिप्लिन सही रखते हो और मतलब ओवरऑल सब कुछ सही रखते हो। ऑब्वियसली मुझे लगता है जैसे मैं भी अपनी तैयारी करता था तो मेरा भी एक स्टोरी बहुत सिंपल था कि यार कुछ बेसिक काम कभी नहीं छोड़ते थे, वो बेसिक काम कर रहे हैं, खेलने जाना है या कुछ और काम करना है वो करना है। हाँ, टाइम तेरा डिवाइड कर दिया, करेक्ट टाइम के डिसिप्लिन रखा। आई डोंट थिंक आप अपनी लाइफ में कुछ मिस करते हो बहुत बड़ी चीज़ें, और वो चीज़ भी अचीव हो जाती है जो आप अचीव करना चाहते हो। तो हर किसी बच्चे को बस ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अपनी कोई भी ऐसी वैल्यूज को ना डिस्ट्रॉय करे। जैसे हम डिस्कस करते थे पहले कि किसी कोई इसको बोलता था कि 16 घंटे पढ़ने से एग्जाम निकलता है ना, तूने बताया था 16 घंटे पढ़ने। मतलब मेरा तो ये फिलॉसफी कभी नहीं था और ना मैं कभी इसी का बनाना चाहता हूँ कि 18 घंटे 16 घंटे पढ़ो और जान निकाल लो अपनी लाइफ की, और फिर तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, और नहीं निकला तो दोबारा करो ये एक चीज़, और ऐसी प्रोसेस को 3-4 बार करोगे तो जाके एग्जाम लाइफ में कुछ रस आएगा। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को लगता है कि नहीं, अपना ट्राई दो, करेक्ट ट्राई दो, और मेंटल सेटअप जितना अच्छा रहेगा ना, आई थिंक उतना ट्राई और उसका आउटपुट ज़्यादा बेटर आता है। अगर आप बहुत मेंटली कूल हो एग्जाम में, क्योंकि मेरे ख्याल से एग्जाम के शुरू के 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एंट्रेंस एग्जाम के। जब उस 10 मिनट में बैठे हो ना, अगर आपके शुरू के 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे और आपका माइंड सेटअप बहुत कूल है, तो आप उन 10 क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे और शायद आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक सेट में शुरू के 10 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं और वहीं पर मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी आशाएं लेके अपने साथ एग्जाम में उतरते हैं, मामा चाचा सबके। अरे बहुत लोग तो सोच के आते हैं कि मैं तो इस बार 95 मार्क्स लेके आऊँगा 100 में से, और पहले 4 क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अब तो 95 नहीं आएगा, तो अब उसके 65 भी नहीं आते नहीं आते। दिस इज द फैक्ट। मतलब शुरू के 10 मिनट ऑफ एनी एग्जाम, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, इवन UPSC इफ यू काउंट, IIT, नीट, एनी एग्जाम इफ यू टेक, मुझे लगता है वो शुरू के 10 मिनट अगर किसी बंदे ने मेंटल सेटअप अपना अच्छा बना रखा है तो वो लाइफ में आगे भी बहुत अच्छा जाएगा। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम, उसके आगे लाइफ बहुत सॉर्टेड है। और मतलब बहुत लोग सीख भी जाते हैं एग्ज़ाम देते देते कि एक एग्ज़ाम ख़राब कर लिया इसी मेंटल सेटअप की वजह से, नेक्स्ट में थोड़ा इम्प्रूव करके देखा। जैसे मेरे 3 अटैम्प्ट जो इसरो के हैं या फिर बाकी जो 2-3 अटैम्प्ट गेट के, वो सब में मैंने यही तो इम्प्रूव किया है कि पहला गेट जब मैंने दिया तो मैं पैनिक कर गया, पूरे पसीने पसीने हो गए। ठीक है, मतलब ठंड में फरवरी में होता है ना एग्ज़ाम, उस टाइम पे मैं पसीना पसीना हो गया, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहा हूँ, हाँ हालत ख़राब है, फिर स्वेटर पहन के गया हूँ और अंदर पसीना पसीना, जबकि पूरा मस्त AC चल रहा था। उसके बाद दूसरे में मैंने सोचा कि प्रेशर, तो मेरा एग्ज़ाम इतना मार्क्स चला गया तो मैं इसे इम्प्रूव करके देखता हूँ, टेस्ट सीरीज़ में करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लग गए 2-3 साल करते करते, तो मुझे ये समझ में आया कि प्रेशर को कैसे डील करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान का भी अलग होता है ना, ऐसा तो नहीं है कोई बाबा आके आया बताया कि ऐसे ही होता है, सारे प्रेशर ऐसे ही डील होता है, तो तुम्हें खुद से भी समझना पड़ेगा। और वो चीज़ ही मैंने हर जगह देखा कि ये इसी तरह से मैं प्रेशर से डील करता हूँ। तो आगे मान लीजिए मेरे को 100 लोग के सामने कोई स्पीच देना है तो भी मैं वैसे ही प्रेशर को कंट्रोल करूँगा। तो वो सारे चीज़ सीख जा रहा है बहुत कम एज में, जबकि ये जो IIT JEE के होते हैं वो तो और भी कम एज में सीख जाते हैं, बहुत कम एज में सीखना पड़ता है। मतलब हम लोग तो बीटेक करने के बाद कुछ समझ में आया कि हाँ ठीक है, ये भी प्रेशर भी कोई चीज़ होता है। तो जितना जल्दी सीख जाओ तो वो तुम्हें बाकी चीज़ में ग्रोथ देगा ना, बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ देता है। इवन जो तैयारी का फेज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरी लाइफ का सबसे चेंजिंग फेज़ है वो, मतलब उसमें जो हम चीज़ें सीखे हैं प्रेशर को हैंडल करना, वो आई डोंट थिंक फिर दोबारा कभी सीख सकते हो। इवन जैसे अब तू कुछ भी और करता है लाइफ में, तो वो जो प्रेशर तूने शायद उस समय हैंडल किया था, उसी की वजह से शायद अब तू सब कुछ हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई ये चीज़ या वो चीज़ हैंडल कर सकता, सब। हाँ, प्रेशर हमेशा पॉइंट प्रेशर भी नहीं होता ना, वो प्रेशर 6 महीना 7 महीना जो चल रहा है वो भी तो एक प्रेशर है, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ अगर आपको अचीव करना है तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर मैं नहीं कर पाऊंगा। वो प्रेशर के साथ तुम्हें मेहनत करना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, जो सब कोई नहीं करता। टफ चीज़ें तूने बोली, क्या होगा अगर मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे भी एक टाइम पे लगता था, मतलब मेरे अंदर से ख्यालात नहीं आता उस समय जब हम UPSC दे रहे थे, मेरे अंदर से ख्याल आता कि अगर मेरा नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अब मुझे इसी बार में निकालना है, नहीं निकालूंगा तो बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है जो शायद हम लोग एड्रेस नहीं करते बहुत करेक्ट तरह से। किए बिना नहीं कर पाओगे, मतलब अगर तुमने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में, कुछ ऐसा किया नहीं है, तो मैं अगर तुम्हें बोल दूं कि व्हाट हैपन्स आफ्टर यू हैव पुट इन एवरीथिंग फॉर 6 months एंड इट डज नॉट वर्क आउट, तो मैं अपने हिसाब से बोलूँगा कि भाई कुछ नहीं होता,
तुम फिर से कोई नई चीज़ पे ट्राई करते हो या फिर उसी चीज़ को दोबारा ट्राई करते हो और फिर से वही जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगर हो भी गया तो भी अल्टीमेटली होता वही है, तुम फिर से कोई नया जर्नी स्टार्ट करते हो, तो इतना लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया और उसने बस सुन लिया तो उसे शायद अभी उतना अच्छे से समझ में ना आए, शायद लाइफ में एक्चुअल में जब होगा तभी उसे रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ उसने ऐसा बोला था। मतलब कितने लोग कर पाते हैं मतलब तेरे हिसाब से? क्या चीज़? ये मेरा क्वेश्चन है तेरे से, मतलब प्रेशर को डील नहीं, प्रेशर नहीं, जैसे एक बार हमने कोई चीज़ पे मेहनत करा बहुत टाइम और फेल हो गए, तो कितने लोग उसी मेहनत से कर पाते हैं या फिर हमारी मेहनत थोड़ी मतलब जो मोटिवेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है उसको लेके कि हम दोबारा से उसी सेम एफर्ट के साथ कर पाएंगे, या किसी की बात सुन लिए तो कर सकते हैं? एक होता है कि मतलब बिल्कुल पागलपन कि हार गए तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये तो रिवेंज वाली फीलिंग। हाँ ये होता है बहुत लोगों में कि मतलब मेरे को कैसे नहीं लेगा ये एग्ज़ाम, या फिर मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। ये तो समझ लीजिए कि मैंने अपने लाइफ में बस करीब 0.01% को देखा कि जो हार में और भी बेटर होते जाते हैं, और ज़्यादा उनको वो कि एनर्जी बूस्टअप हो जाती है भाई और ज़्यादा। बहुत लोगों को मैंने डिप्रेस होते हुए देखा है और ये बहुत ही सैड है। मैंने भी मेजरली डिप्रेस होते देखा है, मेजरली क्या मैक्स। और तूने जो भी बात बोली ना वो बड़ी सही थी, तू ये नहीं करेगा तो कुछ और करेगा, लेकिन तू करेगा जरूर, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो बेटर है कि वो चीज़ का जो तेरे को अच्छे रिजल्ट दे सकती है। कई लोग जैसे एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, नहीं होता तो वो बिल्कुल रास्ता ही चेंज कर लेते हैं, छोड़ ही देते हैं। मतलब जैसे मतलब आईआईटी नहीं हुआ तो बिल्कुल ही छोड़ दे, बीएस कर लेंगे, बीएससी कहीं से ढूंढ लेंगे, या फिर चलो वो भी नहीं हो रहा तो बीबीए कर लेंगे। ये होता है बिल्कुल रास्ता ही चेंज करते हैं, लेकिन उसमें भी तो स्ट्रगल पूरा सेम ही रहता है। डिपेंड करता है कब तुम रास्ता चेंज कर रहे हो। अगर तुमने अपना जान लगा दिया, 100% दे दिया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर भी मुझे लगता है कि 7 बार करीब फेल हुए थे इंडियन एयरफोर्स घुसने से पहले, ठीक है। तो अब उन्हें समझ में आ गया। मान लीजिए मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा हूँ, मेरे अटेम्प्ट्स ही खत्म हो गया, मैं बाहर का पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मैं 26 साल का हो गया, मैं एज लिमिट ही क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस इसी पॉइंट पे क्विट किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। स्टार्टअप में भी ऐसा होता है, एक आइडिया आपको लगा था कि काम करेगा, लेकिन जब आपने रियलिटी में अप्लाई किया तो बहुत सारे वेरिएबल आपको दिखे, अब आपको समझ में आ गया बहुत ही घटिया आइडिया था, तो फिर आपने फिर स्विच किया। या फिर गेट का तैयारी करते करते तुम्हें पता चला कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं था, वो तो मुझे लोगों ने बताया था तो मैंने स्टार्ट कर दिया, तो तुमने स्विच कर दिया। लेकिन इन एनी केस अगर तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो और फिर वो तुम्हें पता होगा, उससे तुम छुप नहीं पाओगे कि तुम टाइम बर्बाद कर रहे थे या फिर तुम ऐसे ही इधर उधर बकैती में लगा रहे थे और उसके बाद तुम जाके एग्ज़ाम में बैठ के सोचते हो कि मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मेरा नसीब ख़राब था। तो फिर नहीं, उसका नसीब नहीं ख़राब है, हाँ उसका उसका कुछ और ख़राब है। लेकिन वैसा है तो फिर तो तुम्हें खुद पता ही रहेगा कि तुमने 100% नहीं दिया। 100% दे के जो क्विट कर रहे हैं और वो अपना रास्ता स्विच कर रहे हैं, उसको तो मैं रियली इट इज़ कमेंडेबल। जैसे एक लड़का, नाम नहीं लूँगा लेकिन आप उसको बहुत क्लोजली जानते हो, वो मेरे साथ बार्क में था, तो मेरे जैसा ही रैंक था गेट में। उसके बाद उसका बार्क में ये नहीं हुआ था, बार्क का साइंटिस्ट पोस्ट में नहीं हुआ था, उसका JRF में हुआ था। तो JRF में ज्वाइन किया और उसके बाद फिर से वो तैयारी करता था, मेरे साथ ही करता था। और उसके बाद JRF में जो भी मतलब ट्रेनिंग स्कूल में अगर तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा ट्रेनिंग स्कूल बिल्कुल एकदम गटर में जाता हुआ दिखेगा, तुम्हें बिल्कुल फेल कर रहे हो, है ना। तो हमारा स्टाइपेंड रुक जाता, अगर हम पास भी नहीं होते तो हमारा स्टाइपेंड रुक जाता। JRF का उतना नहीं होता कि स्टाइपेंड रोक देते, लेकिन फेल कर जाते हैं वो लोग। तो उसका ये भी JRF भी बर्बाद हो गया और उसका गेट फिर से अटेम्प्ट किया, वो भी बर्बाद हो गया, कोई और एग्ज़ाम भी नहीं निकला। अब वो जाके IIT में एडमिशन ले लिया, गेट में जो जितना भी रैंक आया था उससे जाके एडमिशन ले लिया। तो वो लाइफ में फिर भी आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो रुक गया कहीं। बाद में तो उसने फील्ड भी स्विच कर दिया कि उसने इंजीनियरिंग से पूरा चेंज कर लिया। तो ऐसे में अगर तुम स्विच कर रहे हो और कंटिन्यूसली एफर्ट दे रहे हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ अनफेयर भी है। अब मान लीजिए तुम्हें बॉलीवुड में एक्टर बनना है, ठीक है। अब वहाँ पे जब तुम घुसने चले जाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि करप्शन इतना ज़्यादा है और तुम्हें किसी का बैकिंग चाहिए और ये वो चाहिए, और तुम्हें दिख रहा है कि सीधे रास्ते से हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हो सकता है तुम हॉलीवुड चले जाओगे और वहाँ जाके एक्टिंग करने लगोगे। ये सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट ज़्यादा बोलेंगे। हाँ मतलब ऐसा नहीं है ना कि किसी और को जज करने देना है। लाइफ में अपना जजमेंट तो किसी के हाथ में नहीं देना है भाई, अपने माँ बाप के हाथ में भी नहीं, कि मैं क्या कर सकता हूँ मुझे पता है। कोई एग्जाम तो घंटा मुझे जज नहीं कर पाएगा, वो तो मैं सुनूंगा भी नहीं। ये बिल्कुल फैक्ट है, लाइफ में जजमेंट तो सही में नहीं देना चाहिए। मतलब करो ना, मतलब ट्राई करो, मतलब ये तूने लेकिन बहुत पॉजिटिव बात बोली कि मेरे को लगा बोलेगा लक को बॉलीवुड करना जो है वो तो करेंगे ही, वो मेरे को नहीं देखना है, भले वो पूरा
बड़े बड़े वो पॉलिटिक्स वाले आ जाए, लेकिन हमें जो करना है वो तुम करेंगे। वो उसका फोर्स का पावर बहुत अलग होता है। ये सॉलिड रीजन था, लेकिन ये मेरे को मतलब ये मैं अब याद कर लूंगा। अच्छा लेकिन सर आप तो बिल्कुल होस्ट बने जा रहे हैं आप मोमेंटम पॉडकास्ट टेक ओवर कर लीजिए क्या? स्विच मारा इस बार। अगले बार से गेस्ट्स यहाँ बैठेंगे, वो सर आके यहाँ पे पॉडकास्ट चलाएंगे। मैंने सोचा है कि इसके इतने सारे शोज में तो आई गया तो राइट्स ले लूँ इसके भी। शेयर मोमेंटम पॉडकास्ट के शेयर्स भी जा रहे मतलब स्टार्टअप है यार ये भी एक तरह का। और जो स्टार्टअप की बातें कर रहा था वो सेम चीज़ है। स्टार्टअप में लोग, मेरे को लगता है स्टार्टअप में लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। मतलब अरे भाई मैं भी काफ़ी साल से स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यार रात भर दिन रात पूरी टाइम दिमाग में एक थॉट घूमता रहता है कि कैसे और इम्प्रूव करें, कैसे बेटर करें। लेकिन वो थॉट का मतलब ये ना, कहते हैं ना कि एफर्ट कितने लगा रहे हो इट डजंट मैटर, उसका रिजल्ट कितना दिख रहा है वो मैटर करता है। बिल्कुल एग्जाम का प्रिपरेशन ही है सर स्टार्टअप, 100% सेम है। जैसे तुम जॉब करते हो तो 9 बजे आ जाते हो और उसके बाद बंद, स्विच ऑफ। और 30th को या लास्ट मंथ ऑफ द एंड में आपको रिजल्ट दिया जाता है। हाँ ठीक है, तुम्हें मिल गया। लेकिन जब कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा होता है तो सोते सोते भी सोचता है, उठ के सोचा कि भाई मुझे ये एग्ज़ाम देना है, फिर पढ़ रहा है। तो वो स्टार्टअप ही है, उसी से तो आदमी को एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई वो मैंने अनसर्टेनिटी में कर लिया तो आगे भी शायद कुछ कर लूँगा। सब हो जाएगा। वो तो होता ही जब समोसा खा रहे होते हैं तब भी कुछ चल रहा होता है। अरे अपने दिन याद आता है समोसा खाते हुए यहाँ पे थर्मो का वो लगाया नहीं था, रह गया। हाँ तो वही एक धुन है ना, वो दैट इज धुन ऑफ पैशन। पर उसके बिना हो भी नहीं सकता मेरे ख्याल से। अगर आपके पूरे टाइम माइंड में एक चीज नहीं घूम रही है ना आप स्टार्टअप कर सकते अच्छे से, ना आप कोई एग्जाम निकाल सकते हैं। और वही मतलब जो दो नाव पे बहुत लोग पैर रखते हैं ना, कि मैंने ऐसा भी अभी रिसेंटली ट्रेंड चल गया कि एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। वो तो भैया माफ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप 2 या 3 को, तूने बहुत सही बात बोली कि कुछ लोग, जब भी कोई इंसान कहता है ना मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या एक चीज कर रहा हूँ और उसके बाद वो बोल रहा है 2 चीजें और भी कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक वो एक भी चीज कर रहा है। मतलब ये सिर्फ इसी में नहीं है, इवन आप अगर स्पोर्ट्स में देख लो, अगर मान लीजिए नीरज चोपड़ा बहुत ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, और उससे एक मूवी का ऑफर मिल गया और उसने सोचा कि चलो मूवी भी बना देते हैं और अच्छा है। हाँ और अगला ओलंपिक्स में देखिएगा उसका पक्का परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा, गोल्ड तो नहीं आएगा। रोंडा राउजी के साथ ऐसा हुआ था। रोंडा राउजी ने ये फास्ट एंड फ्यूरियस में ये बनाना स्टार्ट कर दिया, कॉनर मैकग्रेगर को ऑफर मिला था कि आप मूवी बना लो, उसने बोला नहीं मेरा भी करियर चल रहा है पहले स्पोर्ट्स में। तो कोई भी दो चीज़ में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में ही मतलब एनिमल जैसा लोगों में पैशन है कि मतलब मेरे को करना है तो करना है, तुम मुझसे भिड़ नहीं सकते, हाफ हार्टेडली नहीं भिड़ सकते तुम उनसे। तो जैसे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन मैंने इसरो का सिलेक्शन से पहले यूट्यूब चैनल बना दिया था, वीडियोस भी आ रहे थे, कुछ 500-600 सब्सक्राइबर भी हो गए थे। लेकिन इसरो का जब रिटन टेस्ट था और इंटरव्यू था, मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया था, गायब हो गया था मैं उसके। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है वैसे तूने जो बताई। मतलब ये जो तेरा 500 सब्सक्राइबर हुआ था वो कैसी फीलिंग थी? कुछ भी, मैंने तो पहला वीडियो जब बना दिया था तो वो CFD पे था, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स और ट्यूटोरियल बना दिया था मैंने, वो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था। तो मैंने बना के अपलोड कर दिया, तो उसमें तो मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि जो ढंग की चीज़ होता है वो लोग देखते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। कुछ ज़्यादा है भी नहीं तो CFD। हाँ अब वही मेरा इंटरेस्ट है तो मैं उसी पे बना रहा था, मेरा एक्सपर्टीज़ था उसमें, मैंने बहुत 2-3 साल लगाए थे तो कुछ सीखा था, तो मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद मैंने बात का इंटरव्यू क्रैक कर लिया था, रिज़ल्ट नहीं आया था लेकिन मुझे पता था हो जाएगा, तो फिर मैंने उस पर एक वीडियो बनाया, वो भी अपलोड किया, तो वो पब्लिश कर दिया। लेकिन फिर कोई नहीं, क्यों देखेंगे, कोई बार का पहले रिटन टेस्ट तो निकालो फिर तो हम इंटरव्यू क्रैक करने का देखेंगे, है ना। और वो मैंने बनाया भी था 30 मिनट लंबा, जो कि होना चाहिए 30 मिनट लंबा ही, भाई बार के इंटरव्यू है यार, तुम चने खरीदने थोड़ी जा रहे हो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊं 10 मिनट में। आई थिंक वो तो और बड़ा होता है ना, रियल में इंटरव्यू तो काफ़ी उसके 30 मिनट के 2 वीडियो थे। अरे भाई इंटरव्यू 1.5 घंटे का हो रहा है, तुम्हें मैं 10 मिनट में बता दूँ कैसे क्रैक करना है। तो मैंने 30 मिनट के बनाए, कोई नहीं देखा उसका, मुझे अभी भी याद है 100 व्यूज़ तो मुश्किल से पहुँचे थे जब मैं बार्क में अच्छा खासा मतलब 7-8 महीना पार कर दिया था। उसके बाद एक वीडियो मैंने बनाया था रिटन टेस्ट में, जो कि ज़रूरी था लोगों को उस टाइम पे, तो रिटन टेस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा फनल बड़ा है ना वहाँ, तो उस पर मेरे पहुँचे थे करीब 500 सब्सक्राइबर्स। तो ऐसा कुछ नहीं लगा था मुझे। हाँ लेकिन एक मुझे याद है, वो जो रिटन टेस्ट वाला वीडियो है ना, उसे पब्लिश करने से पहले मेरी फट रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक ऐसा डोर खोल रहा हूँ जो बंद नहीं होगा। ये पता नहीं, मुझे फीलिंग आ गया था, मैं एग्जैक्ट किस पॉइंट पे था, एक रोड जा रहा था, वहाँ से एक ऐसे रोड जा रहा और सामने पेड़ थे, कलपक्कम का बात है, मुझे वो पॉइंट याद है कि मेरी अभी फटी कि मैं ये डोर को खोलूँगा तो ये बंद नहीं होने वाला, जो कि पता नहीं शायद बंद हो भी सकता है, मुझे पता नहीं, मैं बंद कर ही दूँ तो क्या कर लेंगे लोग। नहीं लेकिन वो डोर तो खुल चुका है। हाँ तो वो डोर में तो जा भी चुका है। अब ये है कि दूसरा डोर कहाँ है वो ढूंढना है। हाँ वही।
वो खुलेगा सर। पर मैं बताऊं मेरा भी था, मेरे जब पहले 100 सब्सक्राइबर हुए थे मुझे बहुत खुशी हुई थी। जूम बुक वाला? हाँ जूम बुक पे। और जब 1000 हुए थे तो मैं बहुत, मतलब अभी मैं ये नहीं कहता कि मैं मिलियन वाला सब्सक्राइबर हूँ, लेकिन जो भी मुझे होता है ना मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। मतलब जो भी मिल जाए ना, मतलब ऐसे बढ़ते हैं ना 100 एकदम से, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये मेरे को हमेशा से रहता है, बचपन से ही छोटी छोटी चीजें ही खुशियाँ दे रही है। हाँ हाँ हाँ। सब्सक्राइबर्स का मैंने कभी ध्यान दिया नहीं कभी उतना, मतलब मुझे उतना वो नंबर नहीं, मुझे अपना ट्रेडमार्क होता है ना पहला जो 1000 वाला होता है वो तो लेकिन अच्छा लगता हाँ, है। नहीं, उसके तो भूल ही जाते हैं लोग। नहीं, इसीलिए मैंने लाख भी जब क्रॉस किया ना तो मतलब मुझे वैसा नहीं था। हाँ ऑब्वियसली हम वेट कर रहे थे कि भाई पार हो रहा है, पार हो रहा है, पार हो रहा है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई अचानक उठा और देखा कि 101 हो गए। लेकिन ठीक है, उतना मतलब ऐसा नहीं लगा कि कुछ खतरनाक हो गया। कुछ लोग तो बिल्कुल पार्टी वार्टी कर लेते हैं एकदम, पोस्ट डालना, काटने वाला लोग कुछ अपना डीपी भी चेंज कर देते हैं कि अब मेरा ये हो गया, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, जो उन्हें वो क्या बोलते हैं उसे, जो प्लेट मिलता है यूट्यूब के थ्रू, उसका अनबॉक्सिंग करें। हाँ, प्ले बटन। तो ठीक है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा उतना कुछ नहीं था। तूने बड़ा कोल्ड रखा लाइफ को। मतलब यूट्यूब मेरा हमेशा साइड ही रहता था ना, हमेशा मैं। तेरा शौक है ना, मतलब ये अच्छी बात, तभी तो चीजें जेन्युइन बाहर भी आ रही है। और मेरा भी, मतलब मैंने यूट्यूब के लिए कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मिलियन वाला बन के और फिर कुछ। और एक चीज़ अभी रियलिटी भी है कि आजकल यूट्यूब में मिलियन सब्सक्राइबर्स भी इट इज़ नथिंग। मतलब मिलियन सब्सक्राइबर तो शायद आप अगर नंबर्स देखिए तो कितना हज़ारों में होंगे जिनके मिलियंस पार हो गए। हाँ, अब तो काफ़ी हो गया ना, क्योंकि इंटरनेट यूज़र भी वैसे ही वो बढ़ गए। हाँ हाँ। और दूसरा चीज़ है कि सब्सक्राइबर का आपका मतलब बहुत सारा चीज़ होता है सब्सक्राइबर में, कि आपको कौन देख रहा है, आपके कंटेंट को कौन देख रहा है, आपसे कौन सीख रहा है, आपसे कौन एंटरटेन हो रहा है। तो मेरे लिए था कि मतलब ऐसा कुछ क्रिएट करना है जिससे लोग रिलेट कर पाए, मतलब इट बिकम्स देयर लाइफस्टाइल, कि मतलब गाड़ी भी चला रहे हैं तो मोमेंटम पॉडकास्ट सुन रहे हैं। तो वो तो मेरा सब्सक्राइबर से कोई कनेक्शन ही नहीं है ना, तो वो बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस था, तो इसलिए शायद मेरे लिए भी यही है। मैं खुद अपना जो भी कंटेंट बनाता हूँ, नॉट फॉर यूट्यूब, मैं अपना पढ़ाने वाला बता रहा हूँ कि जो मैं पढ़ाने के लिए जेई के लिए या नीट के लिए या गेट के लिए यूपीएससी कहीं भी कोई कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे लिए हमेशा एक ही मोटिव होता है, वो कंटेंट बेस्ट होना चाहिए। मुझे भी नहीं पता कि आउटपुट क्या आने वाला है, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सब नहीं पता, बस कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए अपनी तरफ से। वो उनका माइंडसेट होता है ना, जो उसे ऐसा सोचते हैं कि 10 साल बाद भी कोई इसे देखेगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्लिक बेट, जैसे कोई XYZ एग्जाम आ गया तो फट से एकदम रातों रात नोटिफिकेशन बना दिया, है ना, क्योंकि अभी सब कोई देखेंगे, लेकिन 2 दिन बाद भी उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। हाँ, लोग उस चीज़ में मेरे कहते हैं आजकल ये बहुत चल गया है, ट्रेंड में है कि लोग बहुत ज़्यादा इसको क्लिक बेट को यूज भी करते हैं, मतलब जाते हैं वो शॉर्ट टर्म। तो सर तब से जब से हेडलाइंस है, मतलब लोग शॉर्ट टर्म कंटेंट बना रहे हैं, बस बना के छोड़ दिया है और मार्केट में फेंक दिया, उससे पॉपुलैरिटी आती है। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी सेम पॉपुलैरिटी वही वाली है, शॉर्ट वाली आएगी और चली जाएगी, पर वो सब्सक्राइबर दे जाएगी लेकिन एक्टिविटी नहीं रहेगी लोगों में। वो सारे कंटेंट अभी क्या हो रहा है कि वो सब्सक्राइबर तो बिल्कुल नहीं दे रहा, वो सिर्फ व्यूज़ दे रहा है, क्योंकि नोबडी केयर्स कि हम इसे सब्सक्राइब आप कब करते हैं किसी चैनल को, जब आपको लगता है कि इसका कंटेंट बहुत ही तोड़ू है, मैं मिस नहीं करना चाहता, तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा। एक क्लिकबेट को देख के तो उसका रिटेंशन इतना रहता है कि 3 या 4% में मैक्सिमम लोग भाग लेते हैं, तो उसमें सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहा, काउंट्स बस उसके नंबर्स हैं। मतलब ये बहुत मिसकंसेप्शन है। मैं यूट्यूब को अभी बैकग्राउंड से देख रहा हूँ, और व्हेन इट इज़ माय सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, तब मुझे समझ में आता है कि अगर तुम चाहो तो 50,000 सब्सक्राइबर्स में भी बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं तो मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कम है तुम्हारे लिए, अगर तुमने उसे ढंग से नहीं किया तो। कि मतलब ऑब्वियसली योर कंटेंट शुड बी क्लियर, मतलब आप अपनी तरफ से जो भी चीज़ कर रहे हो अगर वो बहुत प्योर है, वो क्लियर है और लोगों को समझ में आ रही है और लोगों के लिए आप मतलब एक्चुअली में आप करेक्ट तरह से इंटेंशन से बना रहे हो, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है कंपेयर टू यार कुछ भी बनाने से, मेरे ख्याल से। लेकिन वही है कि लोगों को सब कुछ क्विक चाहिए ना, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। मान लीजिए आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव देना है, कुछ सिखाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। आप कम से कम 3 से 4 सप्ताह पढ़िएगा, तब आप 5 मिनट का कोई कंटेंट बनाइएगा। तो ये तो फैक्ट है, इतना मेहनत नहीं करना चाहता कोई। हाँ, वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी आके अब बता दो लड़की कैसे पटाते हैं, वो तो बहुत इजी है ना भाई। तुम कुछ भी बोलोगे, देयर इज नो रॉन्ग आंसर। तुम बोल रहे हो, लोग सुनेंगे, है ना। तो ये वो एरिया है जहाँ कुछ भी फेंका जा सकता है आंसर, कुछ भी बोल दो, है ना। तो ऐसा है सर। चलिए सर, आपने IIT नीट और इन सब के बारे में बहुत सारा बोला, और अभी आप काम भी कर रहे हैं IIT डोमेन में, तो बहुत सारे IIT के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि अपना जो पॉपुलेशन है इंडिया का काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, और सब कोई ये रास्ते से पार होना ही पड़ता है। तो क्या लाइफ है उनका भी, मतलब मैंने तैयारी तो किया IIT JEE का, लेकिन उनका भी क्या लाइफ है, क्या करते हैं वो?
मतलब एक्चुअली में जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम पढ़ा है आईआईटी और नीट के लिए, तो फिजिक्स है एक टॉपिक। तो नीट में तो फिजिक्स से बहुत लोग जाते हैं बिकॉज में मैथ आ जाता है, लोगों को पसंद नहीं आता है बहुत, मतलब ऐसे कहते हैं ना मेजर पॉपुलेशन पसंद नहीं करती। बट ये कि उन चीज़ों को अगर तुम इंटरेस्टिंग तरह से दिखाओ, मतलब बताओ कि भाई फिजिक्स मतलब ये है, इट्स नॉट अबाउट आप सिर्फ एक क्वेश्चन लगा रहे हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन भी आएगा तो उसको थोड़ा फील करेंगे, ठीक है। मतलब थर्मोडाइनमिक्स आएगा, थर्मोडाइनमिक्स मतलब सिर्फ ये नहीं कि हीट डाल दिया टेम्परेचर बढ़ गया और ये हो गया, नहीं, उसको फील भी करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द मॉलिकुलर लेवल और थोड़ा सा अगर हेवी अंडरस्टैंडिंग दी जाए तो आई थिंक वो आईआईटी और नीट वाले बच्चे जिससे फियर खा रहे हैं ना, वो उनका सॉर्ट आउट हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ अब ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है। तो इस तरह के कंटेंट जो पहले नहीं बनाए जा रहे थे वो, मतलब मैंने कभी ऑनलाइन में इतना सोचा नहीं था कि इस तरह के बनाने भी बहुत सारा ज़रूरी है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हाँ नहीं, करेक्ट कंटेंट होना चाहिए लोगों के पास ताकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसे एक्सेस कर पाए। इट्स नॉट अबाउट ओनली कुछ लोगों के पास रहे और कुछ लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। वो जर्नी भी बिल्कुल टफ है, सेम जर्नी है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप करेक्ट टाइम पे स्टार्ट करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, द टाइमिंग शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ लोग करते हैं बहुत ही पहले स्टार्ट कर देते हैं, लाइक 7th में स्टार्ट कर दिया, तो आई डोंट थिंक कि नहीं करना, मेरे को नहीं लगता है करना चाहिए। मतलब इतनी जल्दी अगर आप कोई, उसे एक पोस्ट भी मैं दिख रहा था, एक बंदे का सिविल सर्वेंट था, उसे किसी ने पूछा था कि मेरी बच्ची अभी 6th में, उसको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो क्या करना चाहिए, तो दैट इज टू अर्ली। मतलब उससे ना उसका वो बचपन भी खो जाएगा। तो आई थिंक उसको थोड़ा फ्रीडम लेना चाहिए अपने से। क्यों करना है, उसे पूछ तो लो। फैक्ट ये भी है। और मुझे भी लगता है किसी को धकेलना नहीं चाहिए। अगर उसको करना है ना तो वो रास्ता खुद निकाल लेगा, मतलब मेजर रास्ते वो खुद निकाल लेगा। हाँ, उसको करेक्ट गाइडेंस देने के लिए, करेक्ट कंटेंट देने के लिए काफ़ी लोग हैं। और मुझे लगता है अब अगर आप यूट्यूब पे या कहीं भी और जगह पे एजुकेशन ले रहे हो तो यू नीड टू बी, मतलब आपको अपने आप से डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको एग्जैक्ट अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छे पढ़ाने वाले लोग चाहिए, या फिर आपको एक सोशल ड्रामा चाहिए। तो दैट इज, मतलब ये भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। यार वो तो अलग ही चल रहा है आज तो टीचर्स को बहुत सारा चीज़ करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि अभी क्या हालत है 11-12 का या फिर 17-18 साल के लोगों का, कि डू दे वांट टू बिकम एन इंजीनियर, और वो परसेंटेज घटते जा रहा है। आई थिंक थोड़ा सा आईआईटी में परसेंटेज हल्का सा गिरा। आपके पास नंबर्स है, मैं इसीलिए आपको हाँ, पूछ रहा हूँ, नंबर्स स्टडी भी करते हो। हाँ, नंबर्स है, वही मैं आईआईटी में थोड़ा नंबर्स गिरा है और नीट में नंबर्स बढ़ा है। तो नीट में बढ़ा, नीट में थोड़ा सा बढ़ गया, बल्कि कंटिन्यूसली बढ़ा है पिछले 2-3 साल में। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ऑब्वियसली। द पॉइंट इज कि कई लोगों से इंटरेस्ट भी इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डाउन हुआ है, और इवन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसका इंटरेस्ट थोड़ा आर्ट्स में और बाकी चीज़ों में भी बढ़ा है। तो लोग अब करियर को इस तरह से नहीं देखते कि 2 ही करियर है, डॉक्टर और इंजीनियर। अब लोगों के पास और भी हैं, मतलब वो देख रहे हैं कि हाँ भाई एक बेसिक एजुकेशन लेके, एक बेसिक नॉलेज लेके आप और भी आर्ट की बहुत सारी फील्ड में जा सकते हो। अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो रही हैं। सो पहले वो चीज़ें नहीं थी। पेरेंट्स का भी काफ़ी मेंटालिटी, पेरेंट्स का बहुत, इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब पेरेंट्स भी थोड़ी सी अपने बच्चों को आज़ादी दे रहे हैं कि आप करो, एंड दैट इज़ गुड। मतलब मैं खुद ये चाहता हूँ कि लोग जब तैयारी करने आए तो एक मेंटल सेटअप के साथ आए। मतलब ऑब्वियसली कोई भी प्रिपरेशन ईजी नहीं है, तो अगर आपने मेंटल सेटअप ही नहीं बनाया और कोई इससे पुश कर रहा है पीछे से, तो आई डोंट थिंक वो इतना फ्रूटफुल रहता है। वो बल्कि प्रेशर और स्ट्रेस ही बनता है फाइनली। पर हाँ, अगर आप थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेके आओगे और आप एक्चुअली में निकालना चाहते हो तो दैट इज़ मच बेटर। और आज के टाइम पे ये सब चीज़ें अवेलेबल भी हैं, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपको ये क्यों करना चाहिए। तो ये पॉइंट ये है। कहाँ अवेलेबल है सर? ये क्यों का तो बहुत कम ही लोग बात करते हैं। हाँ, मतलब तू खुद बात करता है इतनी बढ़िया, मतलब लोगों को बताता है ना बहुत सारी चीज़ों। मुझे बहुत कम लोग सुनते हैं सर। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी डायरेक्ट बना रहे हैं और कभी बात नहीं कर रहे कि क्यों करना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट है कि हाँ, मतलब ये हम कर सकते हैं बात की। नहीं, मतलब what they are selling is also what you want to buy, ये भी करेक्ट है। मतलब बच्चे देखना भी नहीं चाहते मैं क्यों करना है लेकिन उनको, मतलब वो तुम मास स्केल में नहीं कर पाओगे मुझे लगता है। बहुत हद तक पेरेंटल लेवल में तुम्हें घुस के। और स्ट्रैटेजी का भी मैं बताऊँ, स्ट्रैटेजी इज समथिंग जो आपको हर रोज एक चेंज करनी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग। तो अगर कोई भी किसी की स्ट्रैटेजी सुन के अपना प्लान बनाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा। हाँ, स्ट्रैटेजी गिव यू फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क दे देगा भैया इतना तो जरूरत है, उसके बाद तो आपको अपने हिसाब से बनानी चाहिए। किसी का भी मेंटल सेटअप सेम नहीं होता, मतलब ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। अबे तेरा डीएनए सबका अलग है भाई, सबका अलग कोड है। मतलब एक को अगर फिजिक्स पसंद है, दूसरे को केमिस्ट्री, दूसरे को मैथ, मतलब ये ऑब्वियसली किसी ने इसका फेवरेट बनता है। बस आपको अपने आप से बैलेंस करना है कि आपको
किस में ज़्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, और हमेशा एफर्ट मेरे ख्याल से उसमें डालो जो वीकर सेक्शन है। आपको जो वीक लगता है उसमें ज़्यादा थोड़े से एफर्ट डाल के उसको नॉर्मल एवरेज कर दो, और उसमें एकदम से खतरनाक होने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे मेरे को अपना याद है तैयारी के टाइम पे मुझे फिजिकल जो केमिस्ट्री थे वो सही लगता था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बहुत घूम जाता था मैं। तो मैंने कभी वो ट्राई भी नहीं किया कि मैं उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दूं। मैंने कहा इसको एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं जो अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ऐसे फिजिक्स या मैथ, तो वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देंगे उसका, क्योंकि देखो टाइम जो अपने पास तैयारी का है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। वहाँ से कुछ कुछ पार्ट निकालना है और दूसरे का फिट करना है। आप जितना ब्यूटीफुली से फिट करते हो अपनी तैयारी के अंदर, तो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन इजी भी रहेगी, स्ट्रेस फ्री, थोड़ी स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा, और शायद एग्जाम निकल जाएगा। तो एग्जाम निकालने का बस यही ब्रह्मोस है कि एक करेक्ट टाइम चीज़ों को दे देना बस, और बाकी मेंटल सेटअप वो तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अपने आप को इतना भी नहीं ऐसा बना देना कि आपको सिर्फ दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। आप बस तैयारी करके आए हो, तैयारी के बादशाह हो। नहीं, आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन हो गया ना, स्पेशली कोविड के बाद से। तो पहले का क्या था कि हर जगह का एक वो हब था, जैसे झारखंड में तो सब कोई बोकारो चले वहीं पे तैयारी करेंगे, और उसके बाद बिहार है तो पटना चले, और बाकी इधर कोटा तो है ही, तो कोटा तो है ही, कोटा और दिल्ली, हैदराबाद, विशाखापट्टनम में भी शायद था, चेन्नई है ना। तो ये सारे हब बने हुए हैं कि यहाँ पे सब जाके तैयारी करेंगे। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ चेंज हो गया होगा। अब तो पूरा चेंज हो गया है। आई डोंट थिंक आपको कोई हब बनाने की जरूरत है अब। आज के टाइम पे आप खुद से निकाल सकते हो। दे आर एक्चुअली अब कम्युनिटीज भी बनती हैं। अब कम्युनिटी में भी आप आके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं। दिस इज़ गुड। मतलब और ये चीज़ अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को, जो स्पेशली ऐसी जगह रहते थे जो शायद नहीं आ पाते थे यार, बहुत एक्स्ट्रा खर्चा होता है। और मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कई जगह, मैं खुद ऑफलाइन की बुराई नहीं कर रहा, पर वैसे बता रहा हूँ कि आप जो आना जाना कर रहे हो और जो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो आप कंजर्व कर सकते हो। बट एक ही चीज़ उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू बी सिंसियर। आपको अपने से सिंसियर होना ऑनलाइन में बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब अपने से तो सच्चाई रखो। ऑफलाइन में फिर भी आ जाता है धक्के खा के दोस्त को देख। यू नीड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मतलब ये टैगलाइन भी हमारी, तो इसलिए यू नीड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ फर्स्ट, कि आपको पहले ऑनेस्ट तो होना पड़ेगा। भाई मैं ये कर क्यों रहा हूँ, वही है ना, क्यों कर रहा हूँ, व्हाई। एक बार वो क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली यू विल। इन्फॉर्मेशन तो यार मतलब मेरे ख्याल से समय मार्केट में भंडार हो गया है, बट इन्फॉर्मेशन में क्या नॉइजेस है वो हटाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ नॉइजेस। कहीं भी अगर फ्री का रिसोर्स रहता है तो उसमें नॉइज ही तो 90% नॉइज ही तो रहता है, बाकी तुम्हें स्क्रैप ही ज़्यादा करना है। मतलब अगर कोई कोचिंग ले लिया हमने या फिर कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसमें वो घट जाता है मैक्सिमम लोगों के लिए। लेकिन वो लेने से पहले जैसे मतलब कुछ भी कर लो, तुम अमेजोन से प्रोडक्ट भी खरीद लो, रिव्यू में कितने कचड़े रहते हैं यार, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। भाई कुछ तो बोल रहा है कि ये तो आग लग गया, मेरा घर पट गया ये हीटर लेने पे, अब मैं उसे लूँ कि नहीं लूँ ये समझ में नहीं आ रहा। सही में डर तो लगता है वैसे, लेकिन यू नीड टू रिड्यूस दैट पार्ट आल्सो। हाँ, तो मतलब यहाँ पे भी तुम अगर देखोगे ऑनलाइन में मतलब मटेरियल बहुत है, तो रिव्यू भी है, तो किसी को चोट पहुँच गया किसी से, तो वो उसने जाके उसका बुरा रिव्यू लिख दिया, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। कहीं किसी को पैसे मिल गए इसका अच्छा रिव्यू देने के लिए। और आजकल ये तो हो भी रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब वेबसाइट्स में भी हो रहा है, वेबसाइट में हर जगह हो रहा है। मतलब कुछ दूसरे जो आपके कुछ होते हैं वो आके उसमें कुछ गलत लिख देते हैं, लोगों को लगता है वो ही सही है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आप मतलब अगर टीचर चूज करना है मुझे, अगर मैं इनकी जगह हुई हूँ तो मैं ऑब्वियसली उस टीचर को देखूंगा और मैं समझूंगा कि इसकी क्रेडेंशियल क्या है। ठीक है, ये अच्छा पढ़ा सकता है, अच्छा पढ़ा रहा है, मेरे से कनेक्ट हो रहा है, दैट्स इट। आई डोंट थिंक उसके अलावा मैं उसके नीचे रिव्यूज पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ज्यादा है ना। हाँ, मतलब पहले एक दो मिलते थे तो अब क्या ही रिव्यू पढ़ोगे यही है, लेना है तो ले लो। लेकिन अब ऑप्शंस बढ़ गए तो तुम्हें फिर वही, जैसे मैंने भी एक चीज़ देखा था, मतलब मैं वीडियो गेम्स बहुत खेलता था ना, तो जब एक वीडियो गेम है ना तो मुझे पता है कि मैं खेलूंगा और फिर 5-6 घंटे घुसा रहा हूँ उसमें डेली बेसिस में। अभी मुझे ऑल ऑफ अ सडन 10 गेम मिल गए तो अब मैं एक भी नहीं खेल रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करूँ है ना। तो वही बहुत ज़्यादा एक पे कॉन्सेंट्रेट। और ये तूने बहुत सही बात बोली, जैसे इसने बोला 10 गेम, तो सेम है। अगर कई लोग क्या करते हैं ना, टीचर टेस्टिंग खेलते हैं, इससे पढ़ते हैं फिर उससे पढ़ते हैं उससे पढ़ते हैं, तो उनका वही एक सब्जेक्ट सबसे वीक रह जाता है। क्योंकि उन्होंने 10 लोगों से पढ़ लिया, 10 लोगों के अलग अंदाज देख लिए, 10 लोगों के अलग तरीके देख लिए, 10 लोगों की वो बातें जो उनको एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रही थी वो सुन ली। उसके बाद उसको उसका खुद के फंडामेंटल कभी ठीक नहीं हो सकते। अबे फंडामेंटल ये है कि तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली। हाँ, वो समझ लो तैयारी में ये मैं खुद बता दूं, मेजर पार्ट जो होता है वो एक कैंडिडेट खुद अपना क्रिएट करता है। मतलब उसकी जर्नी, उसकी स्ट्रैटेजी और उसका तरीका वो तो उसका खुद का रहेगा। वो मेरे को नहीं लगता कि कोई डाल सकता है। हाँ, ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो समवन, आप फॉलो करो, पर फॉलो
ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब देखो उसका तरीका क्या है, कैसे वो कर रहा है, बस उतना देखो और फ्रेमवर्क तैयार करो अपना, और फिर जस्ट मतलब लड़ जाओ। फिर तो तुम कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, चाहे वो IIT हो, चाहे नीट हो, चाहे गेट हो, UPSC हो, मतलब सारे एग्जाम जितने इंडिया के हैं सब निकाल सकते हो। बस एक सिंपल फंडामेंटल फ्रेमवर्क करेक्ट रखना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं हम बहुत जल्दी ब्रेक के बाद, थोड़ा हम चाय पानी पी ले, उसके बाद हम बहुत जल्दी वापस दिखेंगे। वैसे तुम्हें तो हम 1 सेकंड के बाद ही दिख जाएंगे तुम्हें हम अपना ब्रेक तो दिखाने वाले हैं नहीं। ये मैं तेरे कप से भी लेता एक्स्ट्रा, हाँ, स्पॉन्सर्ड बाय मोमेंटम पॉडकास्ट। सी यू आफ्टर द ब्रेक। ओके, आते हैं बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अब हम घुसना चाहते हैं एडटेक स्पेस में। तो सर स्टार्ट किए थे एजुकेशन के डोमेन से, वो एजुकेशन कब टेक्निकल बन गया, मतलब वो ऑनलाइन बेसिस में वही स्पेस है ना ये एडटेक ऑनलाइन मतलब एडटेक को मेरे ख्याल से कुछ लोग सही तरह से डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, लेट्स डिफाइन। हाँ, एडटेक को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एडटेक आई डोंट थिंक कि बस आपका अगर कोई भी सपोज कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है और वहाँ वो पढ़ाता है, तो दैट इज़ नॉट एडटेक, दैट इज जस्ट अ टीचिंग इन मतलब ऑन सम प्लेटफॉर्म, दैट इज नॉट एडटेक। एडटेक इज समथिंग व्हेन यू एक्चुअली आप स्टूडेंट के उसके कॉन्सेप्ट में घुसते हो, उसकी चीज़ों को समझते हो, वो क्या चीज़ लर्न कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, उसको आप टेक्निकली समझते हो, उसके डेटा पॉइंट पकड़ते हो। तो आई थिंक वो एडटेक है जिसमें टेक्नोलॉजी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। पर हाँ, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल आप कभी खो नहीं सकते। अच्छा, ये भी बहुत गलत है कि आप बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगा दो या बहुत ज़्यादा एजुकेशन लगा दो, मतलब सिर्फ पढ़ा दो, टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज़ मत करो, सिर्फ नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं, तो दैट इज़ नॉट एडटेक। और पूरा टेक्नोलॉजी है और कोई क्लास नहीं चल रही, दैट इज ऑल्सो नॉट एडटेक। सो एडटेक इज मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू पार्ट। हाँ, फंडामेंटली कभी खराब नहीं हो जाए, मतलब अगर आपका जो कंटेंट है पढ़ाने वाला अगर वो रिलेवेंट नहीं है एग्जाम से, तो कोई फ़ायदा नहीं है मतलब किसी भी जगह पे। ओके, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं सोच के बैठा था कि व्हाट इज़ एडटेक इज़ सिंपली ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि कोविड के पहले उतना प्रेवलेंट नहीं था और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा। और ये मतलब हर डोमेन में, जैसे आजकल कोर्सेज हो रहे हैं ऑनलाइन, इवन आपको MIT हार्वर्ड के भी कोर्सेज इंडिया में चलते हुए दिख जाएंगे ऑनलाइन। काफ़ी ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज इज़ रनिंग सम कोर्स ऑनलाइन, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्हें घुसना। इवन IITs NPTEL भी ये डोमेन में घुस रहा है। ठीक है, सॉरी गाइस, आज थोड़ा गला खराब है इसके वजह से हमने एक प्लान भी कैंसिल कर दिया टिकट बुक किया हुआ कैंसिल करना पड़ा था। चलो कोई बात नहीं, तो वापस आते हैं। तो इसे मैं ऑनलाइन एजुकेशन को मैं एडटेक समझता हूँ। आपका भी ऑब्वियसली सेंस बनता है कि यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स, उस तरह से हम अगर मैथमेटिकली, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शायद एक मूवी अगर वो देखा होगा मनी बॉल, जिसमें उसने बेसबॉल का पूरा सीजन जीतने के लिए मैथमेटिक्स लगा दिया था, डेटा साइंस लगाया हाँ था। हाँ, तो उस किसी ने बुक लिखा था और उसने फिर लगा दिया उसे। तो उस हिसाब से आप शायद सोच रहे हो कि नंबर्स के बेसिस में हमें समझ में आ जाए कि ये स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहा है, या फिर इवन आप मुझे पॉडकास्ट के पहले बता रहे थे यू कैन इवन फाइंड आउट वेदर दैट पर्सन विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन और नॉट। फॉर श्योर, बट दैट इज मैथमेटिक्स, दैट विल नेवर जज टिल दी, मतलब उसको अगर कंटिन्यूसली जज किया जाए तो ऑब्वियसली वो बता सकती है एट द एंड, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, कोई दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इज बेसिकली अगर कोई एक टीचर है, एज अ टीचर अगर मैं बोलूँ तो मेरी कुछ एक फीलिंग्स हैं, मुझे पता है कि यार इस बच्चे के इसके आंसर को समझ के आता है, मुझे क्लियर समझ में आता है कि यार ये बड़ा सॉलिड बच्चा है या ये बड़ा सही काम कर रहा है। बट अब उसी चीज़ को अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर पाऊँ और मैं डेटा से प्रूव कर पाऊँ, तो दैट इज़ व्हाट इज नेक्स्ट लेवल बेसिकली। पर हाँ ठीक है, वो भी एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। पर हाँ, पॉइंट यह फिर भी वही आता है कि एडटेक जो बहुत अच्छी चीज़ें हुई जो कोविड की वजह से, वो क्या थी सबसे अच्छी चीज़ जो तूने अभी कॉलेजेस के नाम लिए, MIT, हार्वर्ड्स, ठीक है, ISC, IIT, इनके कोर्सेज अवेलेबल हुए, लोग उसे कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आई थिंक जो कोविड की वजह से हुआ। पहले ये सब चीज़ों के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं थी और नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड थी ना, मतलब क्योंकि आप कॉलेज ही जा सकते थे तो उसको आपको एग्जाम ही क्रैक करना था। लेकिन कई लोग टैलेंटेड होते थे किसी एक पार्ट में, सपोज मैं आई एम वेरी गुड इन मैथमेटिक्स पर मुझे बाकी सब नहीं आता और मैं मैथमेटिक्स में ही कोर्स करना चाहता हूँ ISC में, मेरा बस वही सपना है। वो पहले नहीं होता था, अब यू कैन एक्चुअली सर्टिफाई इन दैट कोर्स और उस तरह की जॉब्स में भी जा सकता हूँ। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। पर ये बोलना कि कोर्स बना के देना और जो अपने नॉर्मल एग्जामिनेशन है उनको क्रैक करना उन कोर्सेज के बेसिस पे, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक तरह से रश में हो गया। ऑब्वियसली एग्जाम्स डिफरेंट है, दैट इज लाइक अ कैप्सूल काइंड जो तुम्हारा एग्जाम पे ही फोकस्ड है। करेक्ट। बट ये कोविड के पहले ये कॉन्सेप्ट उतना कुछ था नहीं,
जो ये बना है ये ऑनलाइन ट्रांसलेशन, क्योंकि अब तो 6-7 क्लास के बच्चों को भी ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है कि जब तक मान लीजिए उस टाइम पे जब स्कूल नहीं चल रहा था उस टाइम पे, तो इज इट लाइक अ वेरी प्रॉफिटेबल मार्केट, या फिर जो बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है जिसे हम बाद में भी देखेंगे, या फिर हमने इसका बूम देख लिया और अभी ये श्रिंक कर रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक, मतलब ये बूम कह सकते हैं कि एक मजबूरी वाला बूम था जो आया, बट अगेन मैं वही बोलने वाला हूँ कि मैच्योर होना बाकी अभी से, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी बाकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद वैल्यू ऑफर करेंगी कल जाके, और शायद वो एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल है, पर वो सारी अभी निकल लेंगी। मतलब धीरे धीरे अभी नेक्स्ट मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3-4 ईयर काफ़ी ऐसे ईयर्स होंगे जहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें क्रिएट होंगी और बहुत चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ नहीं थी वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगी ऑब्वियसली, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली व्हेन द फाइट बिगिन बिटवीन दिस ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, बहुत लोग फाइट वाइट बोलते हैं, वर्सेस लगा देते हैं तो वो समझ लो कि अब वो रियल में होगा, पता चलेगा कि एक्चुअली में वो क्या होने क्या वाला है, कौन जीतेगा। पर जीतने का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर जीतता वही है जो मतलब जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करेगा, वो इज़ अ गुड कंटेंट। जैसे यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ऐसी एजुकेशन में कंटेंट क्रिएटर होते हैं। अगर जो भी अच्छा कंटेंट क्रिएट करेगा और उसको अच्छे प्योर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेगा एंड एक्चुअली में बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट के लिए एट अ करेक्ट प्राइस पॉइंट, वो ऑब्वियसली वो ही विन करता है, मतलब फाइनली मतलब वो इंडस्ट्री ऑब्वियसली विन करेगी। मुझे जहाँ तक इनका मॉडल दिख रहा है, जो अभी हमने बहुत सारे देखे कि बहुत लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद यूट्यूब चैनल उनका बड़ा हुआ, फिर उन्होंने कोर्सेज बनाए और फिर उसे पेड कर दिया और उधर से उनका पूरा कोचिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हो गया। ये उनका मॉडल था। अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो आपका कंटेंट अच्छा है, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए, तो उसके लिए यूट्यूब चैनल है जो कि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपने डाला। तो क्या यही एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि बाकी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी लोग यूज़ कर रहे हैं? बहुत सारी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बट हाँ वो सब बहुत सारी बिजनेस स्ट्रैटेजी में हम जाएंगे नहीं, पर हाँ ऑब्वियसली कहूँगी सिर्फ ये नहीं एक स्ट्रैटेजी, ये सबसे यू कैन से कि अब ये काफ़ी प्रूवन स्ट्रैटेजी हो चुकी है, तो लोग इसको जानते हैं कि ऐसा होता है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो लोग वो करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन मुझे लगता है इन अ बिगर स्केल, मतलब जो स्केल में देख रहा हूँ, मतलब बिग फंडर्स, अगर तुम टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड या फिर बिगेस्ट सीईओज ऑफ द वर्ल्ड अगर तुम देख रहे हो, वो जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, देयर मॉडल इज़ नॉट दिस। मतलब ये काफ़ी लो लेवल का मॉडल हो गया। अगर तुमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो भी कहीं ना कहीं जाके तुम्हें वो फंडिंग का ज़रूरत पड़ेगा। तुम अपने बेसिस में जो भी खुद के बेसिस में चला रहे हो, कहीं ना कहीं अटक जा रहे हो, क्योंकि डबल ट्रिपल पैसा देने वाले बहुत लोग आ जाएंगे बहुत जल्दी, और उनका काम ही ये है कि मार्केट शेयर खींचना है, या तो तुम्हारे को एक्वायर कर लेंगे या फिर तुम्हें ख़त्म कर देंगे साइड बाय साइड, है ना। तो ये मॉडल मतलब देखने में बहुत ही कंफर्टेबल लगता है कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा और मैं पॉपुलर हूँ तो उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो सस्टेनेबल है क्या कि अल्टीमेटली उन्हें फंडिंग के डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा? मतलब फंडिंग भी लेना ये भी बहुत एक अलग सीन है कि अगर आप उतनी वैल्यू ऑफर कर पा रहे हो और एक्चुअली में आप उतना चला पा रहे हो अपने से, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉइंट यहाँ पर फंसता है। और दूसरी बात, जो लोग सिर्फ इसी मॉडल के बेसिस पे चलेंगे वो मुझे लगता है फिर लॉन्ग टाइम चल पाते हैं। मतलब कोई भी लॉन्ग टाइम नहीं चल पाएगा अगर सेम एक ही मॉडल तुम रिपीट कर रहे हो, वो मॉडल जो ऑलरेडी है मार्केट में, तो उसके लिए और पैरेलल 20 मॉडल बना देगा कोई ना कोई। तो यू नीड टू ऑलवेज, है ना, थोड़ा सा एज बनाना पड़ता है। और एज कैसे बनाओगे उसके बारे में सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आई डोंट थिंक कि बस एक मॉडल को लेके आप हर बार सक्सेस पा जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो तुमने बोला ना कट करने वाली, वो आज से नहीं चल रहा, वो तब से चल रहा है जब से कोई भी चीज़ें, मतलब कोचिंग्स या दुनिया में बहुत 20 साल पहले भी तो ऐसा होता था कि एक चल रही थी, बहुत बूम पे थी, उसके 4 टीचर पकड़े, फिर एक और खोल दी, फिर एक और चल गई, फिर उसको पकड़ा, एक और चल गई। तो ये चल रहा था, लेकिन कुछ फंडामेंटली इतने स्ट्रांग थे जो उस समय से लेकर अब तक बहुत बढ़िया चल रहे हैं, उनको कोई हिला नहीं पाया। तो दैट इज द पॉइंट। मतलब आपको फंडामेंटली अपने ग्राउंड को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, सो दैट आप इन सब चीज़ों से नहीं हिल सकते। क्या मतलब कुछ चेंजेस आया तो अडेप्ट कर पाए कि नहीं? क्योंकि बहुत सारों को हमने डूबते हुए उस टाइम पे भी देखा जब ऑनलाइन मूव हो गया 100% फॉर अ टाइम भी, है ना, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाए तो वो क्रश हो गया। जो भी अडेप्ट नहीं करेगा वो पक्की बात है क्रश होगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल नोकिया है। दुनिया में एक टाइम था जब एक्चुअली 1/3 शेयर ऑफ द होल मोबाइल सेक्टर इज नोकिया। बीच में शायद अमेरिका में 2/3 की एक
पॉइंट आया था, लेकिन वो अडाप्ट नहीं करे, वो नई चीज़ों पे नहीं गए, और फिर उन्हें वो चीज़ें मतलब वही है ना, ईगो आ गया, वो सब चीज़ें कि हम तो वो नहीं देंगे, हमें तो अपना ही चलाएंगे। एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड नहीं एक्सेप्ट किया, तो आज उनकी क्या हालत है वो सबको पता है, कंपनी बंद हो गई, फिर मोटरोला भी ऐसी हो गया। तो लेकिन जो लोग प्रोग्रेसिव थे, जो लोग चलते गए, चाहे उनका एक बीच में डिक्लाइन आया, एक बार बीच में शायद सैमसंग डिक्लाइन पे गया, एक बार बीच में एप्पल डिक्लाइन पे गया, बट वो आज मार्केट लीडर है, बिकॉज उनके अगेन फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग थे। जो जिस ऑब्जेक्टिव पे वो काम कर रहे थे, वो ऑब्जेक्टिव उनका बहुत प्योर था, वो काम कर रहे थे, मतलब एक उन्होंने सोच रखा था कि मुझे ये एक विजन है, मुझे एक ऐसा फ़ोन बनाना है, एक ऐसी चीज़ बनानी है, तो वो उस पर काम कर रहे थे। सेम यहाँ भी है, इफ़ यू आर एक्चुअली फोकस कि आप एक बहुत अच्छा कंटेंट देने वाले हो, उसके साथ आप एक बहुत अच्छी वैल्यूज़ ऑफर करने वाले हो, और आप क्रिएट करने वाले हो एक ऐसा प्रोडक्ट जो सामने जो हमारा कस्टमर है या जो भी हमारा बच्चा है, वो बहुत उससे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो आई डोंट थिंक फिर वो कभी खराब होता है, वो कभी खराब नहीं हो सकता। हाँ, आपकी इंटेंशन कुछ और है और आप दिखा कुछ और रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तेरे को ही पता है कि कुछ टाइम बाद वो दिख जाता है फाइनली। मतलब इट्स जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, तुम्हें अडेप्ट करना होगा, इट इज जस्ट अनदर डोमेन ऑफ बिजनेस, बट तुम्हारा जो भी प्रिंसिपल्स है वो तो सेम ही प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे, फंडामेंटल वही रहेंगे, बस आपको थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि क्वालिटी को उतना लोग नहीं देखता, कंपेयर टू जो हल्ला ज़्यादा करते हैं उसे देखते हैं। मतलब हमने ये भी देखा है कि रील्स वील्स के थ्रू कुछ भी क्लिक बेट बना के मतलब व्यूज़ ला रहे हैं बस इसीलिए, मतलब इट इज़ सो ऑब्जेक्टिफाइंग बहुत बार। लेकिन ऐसे कुछ काम किए जाते हैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू भी कि मतलब बस टू गेट दी अटेंशन, है ना। और बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि थर्ड यूट्यूब चैनल जो कि बना होगा उन्हीं के थ्रू, लेकिन बस दे आर नॉट गोइंग टू क्लेम दैट इट इज़ देयर। बहुत बार इसे फ़ैन पेज और ये सब के नाम पे भी चला के होता है। और कंटेंट वहाँ पे डाल के तो पॉपुलैरिटी ले रहे, कुछ भी क्लिक बेट बना के, है ना। और सबसे आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड, जहाँ पे टीचर्स को फेस बनना पड़ता है बहुत बार। तो मतलब टीचर्स को लाइव क्लासेस लेने पड़ रहे हैं कंटिन्यूस, है ना। और कुछ भी हो गया तो मतलब रेस चल रहा है, मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आज हुआ है तो सबको ही आ गए, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हम तुम्हें बताएंगे क्या आंसर है, बोल रहे नहीं हम बताएंगे। और कुछ लोग को तो कुछ भी नहीं पता, वो वहाँ पे आके भैया हमें बता दो क्वेश्चन क्या था, हम अभी सॉल्व करते हैं, मतलब लेकिन आना ज़रूरी है, कुछ नहीं पता लेकिन आना ज़रूरी है। और उसके बाद लाइव चल रहा है 1 घंटा 2 घंटा। और बात है कि क्वालिटी तो किसी के पास नहीं है, मतलब इनमें से तुम्हें किसी के पास भी क्वालिटी नहीं दिखेगा, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच जरूर जाएंगे भीड़ जुगाड़ करने के लिए। और ये काम ऑलमोस्ट सबको ही करना पड़ा है थ्रू आउट द कोविड सिचुएशन स्पेशली। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोली है तूने, मतलब वैसे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल इसका आंसर है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ। पर ये फैक्ट है, दिस इज़ अ फैक्ट कि एक नई दुनिया बन गई है, और नई दुनिया के हिसाब से लोग अडेप्ट कर रहे हैं, कुछ टीचर लोग भी, मतलब सबको करना पड़ रहा है, ठीक है। बट हाँ, अगेन देर आर एक्चुअली गुड मतलब गुड अमाउंट ऑफ पीपल जो एक्चुअली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टिल उनका आउटपुट बहुत अच्छे आते हैं। पर अगेन वो लॉन्ग टर्म है। अगर आप वही है कि आप लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल देखते हो तो आपको ये सब क्लिक बेट और ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो आप एक्चुअली में अच्छा प्रोडक्ट दोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, सो आई डोंट थिंक फिर आपको ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, लिमिटेड करनी पड़ेंगी, मतलब थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है आजकल के ज़माना है, लेकिन हाँ उतना नहीं करना पड़ेगा, यू विल बी इन गुड पाथ। पर हाँ, शॉर्ट टर्म कभी भी आपको ये बेनिफिट बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। कुछ टाइम का रहता है कि एकदम से मैं आ गया और एकदम से कुछ बता दिया और फिर खत्म, वो इतना सस्टेनेबल नहीं है किसी के लिए भी। तो वही मतलब ये अभी थोड़ा सा डिक्लाइन में चल रहा है, जो अब डिक्लाइन आ गया, टीचर्स को आना पड़ा था, लेकिन वही कि अब वो फाइट थोड़ा सा सेटल हो रहा है कि मतलब जो व्हेन द डस्ट सेटल्स कुछ लोग बचेंगे और जो सरवाइव कर गए अब वो फिर अपने आप, अब फिर वही होगा, एक मोनोपोली बनेगा, फिर से एक स्ट्रगल होगा और फिर से वो डिवाइड होगा। ये तो बहुत पुराना, लेकिन अब काफ़ी बड़े प्लेयर्स आ गए हैं, मतलब यू आर सीइंग फॉरेन इन्वेस्टर्स ऑल्सो, जब उनका पैसा यहाँ पे आ जाता है डॉलर्स के टर्म्स में, तो फिर लोकल मार्केट तो तुरंत खत्म हो जाएगा, सीधा 70 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है ना। करेक्ट। जैसे आप यू लुक एट द स्टोर्स इन 1990s, वी आर ओल्ड इनफ टू रिमेंबर दैट, है ना, कि मतलब आपको नाइकी नहीं दिखता था, आपको पूमा दिखता ही नहीं था, ठीक है। आप बाहर जा रहे तो आपको पिज़्ज़ा हट तो नहीं दिखेगा, लोकल रेस्टोरेंट्स थे हमारे जहाँ पे पिज़्ज़ा मिल जाता था, वो हम खा लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी तो कोई जाता ही नहीं, अभी तो इट इज़ टेकन ओवर। आप कोई भी मार्केट में जाइए, घूम के देखिए, आपको फॉरेन ब्रांड्स पे ब्रांड्स दिख जाएंगे एक लाइन से। तो जब वो फॉरेन का मनी आने लगता है तो फिर वो वही जो लोकल मार्केट है वो या तो सेल आउट हो जाते हैं,
या फिर वो थोड़ा टाइम फाइट करते हैं? ये फाइट तो होगा मेरे ख्याल से। सेल आउट होना अगर करेक्ट टाइम पे हो रहा है या फिर कहते हैं कि कोलैबोरेट कर रहा है, दैट इज ओके। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई अपने एथिक्स को ना खोए तो ज़्यादा बेटर है, दैट्स इट। पैसे से मेरे को लगता है कि सारी विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन विद ऑल द बिजनेसेस। मतलब बहुत सारे आज कोई फूड डिलीवर आपके घर में कर रहा है, कल कोई और एक्वायर कर दिया, हो सकता है उसका नाम चेंज कर लिया और उसके बाद काम वही कर रहा है वो। ऐसा तो होते ही रह रहा है। ग्रोफर ब्लिंकिट बन गया, कोई टेंशन नहीं हुई हम लोग को। पर हाँ, फंडिंग का जो तूने बात बोली बहुत सही बोली है कि फॉरेन फंडिंग्स जो होती हैं दैट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो, बिकॉज इफ द फॉरेन में कुछ हो गया तो क्या यहाँ एजुकेशन रोक दी जाएगी क्या? तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, या कोई भी ऐसी चीज़। लेकिन फॉरेन में कुछ भी होगा उससे आप इन्फ्लुएंस तो होंगे, ट्रेड मार्केट तो हिट होगा। बिल्कुल होगा, शेयर मार्केट बहुत हिट होता है, पर क्या इंडिया का मार्केट इतना भी वीक नहीं। आई थिंक इंडिया इज एक्चुअली इटसेल्फ अपने में बहुत बड़ी पावर हो गया है। काफ़ी इंडिपेंडेंट चलता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे अभी तुम देखोगे कि बहुत सारे मार्केट बहुत ज़्यादा हार्म हुए हैं, मतलब इस पूरे पीरियड में इंडियन मार्केट फिर भी रिलेटिवली थोड़ा बेटर है। रिसेशंस भी काफ़ी मार्केट में दिख गया है यार, बहुत सारी चीज़ें दिख गई इंडिया मार्केट में, फिर भी उसे जो कंट्रोल किया जा रहा है। बट इट इज़ गुड, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है इंडिया में, लेकिन फिर भी ये कहना अच्छा तो कहीं पे भी नहीं चल रहा, अच्छा कहीं नहीं हो सकता दुनिया में अभी करंटली कहीं भी कोई भी ऐसा इकोनॉमी नहीं है जो ग्रो कर रहा है। सबका बुरा हाल है। आप यूके देख लीजिए, यूएस देख लीजिए, चाइना को पता ही है हाल में, मतलब वो तो 60-70 ईयर्स के बैड हिट में रिसेशन उनका हिट कर रहा है। प्लस उनका जो महंगाई है वहाँ पर, जैसे लोग कहते हैं महंगाई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ तो मतलब पिछले 50 साल में भी इस रेट पे महंगाई नहीं होती जो अभी चल रही है। अभी उनका ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि दे माइट फेस फूड शॉर्टेजेस, स्पेशली बिकॉज ऑफ वॉर। ये तो है ही, मतलब दिस इज अ फैक्ट। मतलब मुझे यही चीज़ थोड़ी सी लगती है कि हाँ लोग या कितनी, मतलब ये ना इस अगेन ना रिलेटिव टर्म, कोई भी चीज़ को हम रिलेटिवली देखें तो ज़्यादा बेटर है। तो रिलेटिवली अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स बने, एडटेक में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स बने, जो तुम एडटेक की हम बातें कर रहे हैं, तो उसके बनने की रीजंस क्या थे? क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी एजुकेशन का जो बेस है वो बहुत सॉलिड है। इंडिया में लोग एजुकेट होना चाह रहे हैं, पॉपुलेशन है, हाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा, और होना भी चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेट, मतलब अब सिर्फ वो वाली स्टोरी नहीं सुनते हम कि किसी ने यूपीएससी निकाला, अब ये भी स्टोरी सुनते हैं कि यार सुंदर पिचाई भी है, ठीक है, जो कि आईआईटी गया था, मुझे भी आईआईटी निकालना होगा। अब बहुत सारे, सत्या नडेला है जो आईआईटी शायद नहीं गया था, ठीक है, लेकिन और भी हैं, मतलब देयर मैनी पीपल आर देयर जो बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी लोग सुनते हैं, अब समझते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती है। तो अब ये मार्केट भी बहुत ओपन हो गया है। अब जैसे पहले स्टडी अब्रॉड अगर मैं बात करूँ, इंडिया से बाहर जाने वाले लोगों की जो वैल्यू थी बहुत कम थी, और लोगों को पता नहीं था जाया कैसे जाता है। अब काफ़ी अवेयरनेस इसके बारे में। पहले क्या था कि आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ तो अब क्या करें, दोबारा देते, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन अब काफ़ी लोग रास्ते निकाल लेते हैं। आजकल बहुत लोग हैं जो 12th के बाद सीधा बाहर जा रहे हैं। हाँ सीधा बाहर, मतलब वो क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं आईआईटी का, उनको पता है कि नहीं होने वाला, तो वो दूसरा एक और तैयारी रखते हैं, अपना बी प्लान। दिस इज गुड, मतलब मेरे को लगता है दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। आप हमेशा अपना बी प्लान बना सकते हो, मतलब वाई यू नीड टू वेस्ट टाइम अगेन एंड अगेन। बट हाँ, अगर आप एक तैयारी को बहुत सॉलिड करते हो तो आप बाहर जाके भी बहुत सॉलिड करोगे। अगर आपको लग रहा है आप बिना तैयारी करे बाहर जाने वाले हो, कुछ भी नहीं करोगे, ऐसी मस्ती बाहर चले जाओगे, तो वहाँ भी वो काम नहीं करने वाला। तो काम तो तभी चीज़ें करेंगी व्हेन यू एक्चुअली वर्क हार्ड ऑन एनीथिंग। या तूने अगर कोई इंजीनियरिंग बहुत सॉलिड तरह से पढ़ी है, लेट्स सपोज यू स्टडीड मैकेनिकल, बहुत बहुत सॉलिड तूने पढ़ी है, अब तू बाहर जाएगा ना, तेरे को पता चलेगा कि तू बहुत लोगों से बहुत अच्छा जानता है। अब तू कोई नई चीज़ मैकेनिकल से रिलेटेड पढ़ने जाएगा या एडवांस स्टडी में जाएगा मैकेनिकल की, कोई भी एक टॉपिक पकड़ के, तो तेरे को पता चलेगा यार तेरे वो फंडामेंटल तेरे बहुत काम आ रहे हैं। सो दैट इज द थिंग, मतलब तूने अगर हार्डवर्क नहीं किया होगा तो तू नहीं कर पाएगा बाहर भी जाके। बाहर सिर्फ तो पैसे पे नहीं जा सके सर्वाइव कर सकता बहुत लॉन्ग। ओके सर, मतलब मैं आपसे ये क्वेश्चंस बहुत पहले से ही पूछ रहा हूँ, और कभी कभी आप बिना पूछे भी बता देते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब ऑफ पॉडकास्ट मैं ये बात करते रहता हूँ क्योंकि आपको है बाहर के इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान है कि आप थोड़ा बता देते हो कि ये होने वाला है। जैसे अभी भी करेंटली जो चल रहा है, आप थोड़े पहले आप अवेयर थे कि क्या होने वाला है, जिसकी वजह से आपने कुछ डिसीजंस लिए जो कि काम आया। मैं एक्चुअली में अगेन वो एक बाहर के इकोनॉमिक्स के जो डेटा होते हैं ना, डेटा पॉइंट पे बहुत फोकस रखता था, जो मैं जैसे डिस्कस भी किए थे पहले। नहीं, आपके जितने भी डिसीजंस हैं, मतलब आपको मैं 2 से 3 साल से देख रहा हूँ, उसका हमेशा इन्फॉर्मेशन आपको अवेयरनेस है कि क्या चल रहा है उस हिसाब से। तो व्हाट डू यू थिंक करेंटली इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, अगर आप उसमें घुस सकते हो तो?
ये बहुत डीप टॉपिक हो जाएगा, पर हाँ ठीक है, मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ मतलब मैं जो फोकस करता हूँ, एक तो इकोनॉमिक्स पे फोकस करता हूँ कि अब इकोनॉमिक्स किस तरफ डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज इन्वेस्टर्स ऐसा इन्वेस्टर पॉलिसी सोचता हूँ। दूसरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी देखना पड़ता है, एंड थर्ड इज व्हाट योर एजुकेशन, तो दैट इज, ये 3 पॉइंट है मेरे हिसाब से। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मैं देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अभी मार्केट बहुत स्लोली कोलैप्स की तरफ जा रहा था। इवन कोविड का कोलैप्स ज़्यादा बड़ा था, पर कोविड का कोलैप्स रिकवर इसलिए हुआ क्योंकि कोविड फोर्सफुल कोलैप्स था। दैट इज नॉट द कोलैप्स जो नेचुरली हुआ था, वो तो एक बीमारी आई और लोगों में फैली और फोर्सफुली हो गया वो कोलैप्स, पर वो तुरंत रिकवर कर गया। वाई? क्योंकि वो फोर्सफुल था, वो बनता नहीं था उस समय होना। अभी क्या हो रहा है, अभी जो कोलैप्स हो रहा है, अगर तुम देखोगे आईटी स्टॉक्स, मतलब एक सिंपल एग्जांपल होता है, आईटी स्टॉक्स इंडिया के देखोगे तो दे एक्चुअली बहुत सारे मेजर आईटी स्टॉक 50% कोलैप्स कर गए, 50% अभी लोअर पे ट्रेड कर रहे हैं पीक से। तो ये जो कोलैप्स है, क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? तो काफी लोग कह रहे हैं ये लॉन्ग टर्म हो सकता है। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो काफी लोगों का मनी जो है कहीं एक जगह पे स्टक हो जाएगा, और जब मनी स्टक हो जाता है ना, तो मनी का सर्कुलेशन मार्केट में थोड़ा स्लो हो जाता है, तो कोई भी नई इनोवेटिव चीजों पे लोग थोड़ा लगाना कम कर देते हैं। तो चीजें जो चल रही हैं, या तो उन्हें वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि कोई भी एक रैंडम आएगा और वो बोलेगा मैं ये करने वाला हूँ, उसको पैसा मिल जाएगा। अब नहीं होगा, यू नीड टू प्रोड्यूस वैल्यूज नाउ। तो दैट्स द थिंग, मतलब people are more scared of investing right अब now they are going to scared of investing, they will hold their money, क्योंकि जब भी for sure उनको बाहर अगर पैसा, जैसे मैं अगर सपोज आई एम मेटा, मतलब फेसबुक हूँ, और मेरा शेयर कल 23% गिरा, मतलब रिसेंटली वैसे 23% गिरा था, ठीक है, और वो और गिरा है, सो मेरे पास अगर कुछ रिजर्व है, कैश रिजर्व, तो मैं बेटर है कि मैं अपने स्टॉक खरीद लूँ, है ना, वो ज़्यादा मुझे आउटपुट देंगे, एंड ऑल्सो मैं ओनर भी कंपनी का ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा कंपेयर टू मैं स्टॉक को, इस पैसे को कहीं बाहर भेजूँ। सो दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। अगर मेरा ही खुद का शेयर बहुत गिर गया है तो बेटर है ना कि मैं अपने को ज़्यादा खरीद लूँ कंपेयर टू मैं बाहर पैसा भेजूँ। तो ओके, रुपीस का जो करेंटली वैल्यू है वो भी हमें डेली बेसिस में गिरते हुए दिख रहा है। हाँ, वो गिर रहा है। उसका क्या रीज़न है? मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई आइडिया तो बता दीजिए। नहीं, रुपीस का जो अभी जो गिरा भी है ना, वो टेम्परेरी है, इट्स नॉट दैट मच गोइंग टू इम्पैक्ट। थोड़ा सा गिरने का रीज़न पॉइंट वही है कि इंडिया ने अभी बहुत सारे ट्रेड्स भी अपने क्लोज करे हैं, जैसे तूने अभी सुना होगा कि हम कई सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं, बिकॉज बाहर तो प्रॉब्लम चली रही है कि इंडिया में प्रॉब्लम ना आ जाए कुछ चीज़ों पे, या फिर उसको जो एक्सपोर्ट है उस पर थोड़े रिस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो हमारा फूड मटेरियल है वो बाहर ज़्यादा ना भेजें, क्योंकि शायद इंडिया में ज़्यादा पड़ सकती है। सो जब आप अपने ट्रेड्स को थोड़ा स्लो कर देते हो तो ऑब्वियसली आपकी फॉरेन इकोनॉमी नहीं आती है। जो फॉरेन इकोनॉमी नहीं आएगी तो आपके जो आपका खुद का कंट्री का जो मनी का सिंबल होता है वो वीक पड़ जाता है, तो वो उस वजह से वीक हो रहा है। बट हाँ, इसके एक बेनिफिट भी है, अगर रुपये का रेट बढ़ता है ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी जो आईटी कंपनी है उसके प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक है कि जो मेजर जहाँ से पैसा आ रहा है आईटी से, जो आईटी कंपनी बाहर से सर्विस लेके आ रही है और बाहर का पैसा इंडिया में आता है, तो वो उसका वो ज़्यादा रेट पे आने लग जाता है, तो हमें बेनिफिट उस हिसाब से उस सेंस में भी होता है। बट वो एक लोकल सेक्टर को होता है, मेजर सेक्टर को एज एन इंडिया अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँगा, अपनी इकोनॉमी थोड़ी वीक हो जाती है उससे। तो अरे सर, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बाहर बाद में जाके तुम्हें ये सारी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारा पैसे का क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसे तो मेरे को लगता है कि लोगों को थोड़ी यंग एज से ही थोड़ा पैसा, प्लस मनी इज जस्ट अ टूल। तुम्हारा नेक्स्ट डिसीजंस भी बहुत डिपेंड करता है कि तुमने इकोनॉमी को देखा कि नहीं ढंग से। हाँ, इवन जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था तो उस समय मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं MBA कर लूँ, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था। फिर मुझे पता चला कि इकोनॉमिक्स में MBA करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स से भी कुछ अलग काम कर सकते हो डेटा साइंस के थ्रू। तो फिर मुझे तब बड़ा इंटरेस्ट आया, और ये मैं बच्चों को भी बता दूँ, नए कोर्सेज आए हैं अभी, तूने देखा होगा बहुत सारे IITs और ISC ने नए कोर्स निकाले डेटा साइंस में, मैनेजमेंट कोर्सेज। बीटेक भी हो रहा है उस पर, बीटेक भी स्टार्ट हो गया, और मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं। इफ़ यू गो फॉर MBA भी जाते हो किसी कॉलेज में, उसमें एक डेटा साइंस का IIT दिल्ली में तो मैंने पक्का देखा है, क्योंकि उस समय मतलब एक मेरे दोस्त हैं IIT दिल्ली में प्रोफेसर, उन्होंने मुझे दिखाया था कि यार देख ये कोर्स कितना इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि यार ऐसे कोर्सेज, ऐसी चीज़ों को भी लोगों को देखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल। जैसे लोग आजकल नेगेटिविटी फैलाते हैं ना कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है, जॉब चेंज हो रही है, यू नीड टू अडॉप्ट राइट नाउ। समझना पड़ेगा कि कहाँ जॉब ज़्यादा बढ़ रही है, ट्राई टू चेंज योर पाथ ऑल्सो। वही मतलब इसीलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि दिस होल थिंग इज सो डायनेमिक कि अगर आप कर्व्स भी देखेंगे तो एक वीडियो अभी काफ़ी वायरल हो रहा है, एक किसी बंदे ने बुक लिखा है और उसके बाद उस पर एक फाइनली वीडियो बना के उसे
एडवर्टाइज़ किया, विच इज़ द परफेक्ट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। उसने 6-7 लैंग्वेज में बना के वीडियो, बहुत ही वेल एडिटेड वीडियो, मतलब द बेस्ट वे टू सेल अ बुक। तो उसने दिखाया कि सबसे पहले डच करेंसी पीक पे था, उसके बाद गया आपका ब्रिटिश पाउंड पीक पे, उसके बाद आया अमेरिकन डॉलर पीक पे, और अभी लोग चाइनीज़ यॉन को देख रहे हैं पीक पे जाते हुए। वो मेरे को पता नहीं वो कितना रियल है कितना क्या है, लेकिन कोई भी करेंसी ना, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टे एट पीक, वो हमेशा एक कर्व फॉलो करता है। और दैट इज़ द डायनेमिक थिंकिंग, मतलब तुम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कब कर रहे हो। अगर तुम गलत टाइम पे कर दोगे तो फिर गया। हाँ तो ये सारी चीज़ बाद में ज़रूरत पड़ता है। जब तुम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारा पैसा दे देंगे। पर अपनी लाइफ में भी इन्वेस्टमेंट करेक्ट टाइम पे कहाँ करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक सेम, मतलब मेरे ख्याल से हमेशा इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर मैं करेक्ट टाइम पे अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करता हूँ पढ़ाई पे, तो वो मुझे अच्छे रिजल्ट देगी लॉन्ग टर्म में। स्टूडेंट के लिए इन्वेस्टमेंट नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ टाइम है। तो उसका टाइम ही सब कुछ है, उसका पैसा ही टाइम है। अगर टाइम सही से यूटिलाइज कर लिया तो सारा पैसा आ जाएगा। और वो हमेशा स्टेबल रहता है भाई उसका कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। वो बहुत मस्त चीज़ है, सबके लिए बिल्कुल बराबर है मतलब ज़्यादा भी नहीं। ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता ना, मतलब सबके लिए सेम टाइम है। बस ये मेरे ख्याल से अगेन, जैसे इस पे भी काफ़ी लोग एक क्वेश्चन पूछते थे मेरे से, तो उन्हीं के बच्चों के क्वेश्चन डायरेक्टली आता, तो शायद वो कमेंट में भी आ जाए कि सर टाइम में कैसे कहाँ कैसे लगाऊँ, कहीं पर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, किसी का फाइनेंशियल, किसी का लड़की वाला प्रॉब्लम भी आता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम आता है, किसी का लड़के का प्रॉब्लम आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आता है, दे प्रॉब्लम्स आर मेंट टू बी देयर, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, हो तो रहेंगे ही। लोग मुझसे ही पूछते हैं कि आपकी लाइफ का सबसे सैड पार्ट क्या था। मैंने कहा कोई सैड पार्ट नहीं था, बिकॉज मैंने कभी फील ही नहीं किया वो सैड पार्ट था। होगा, ज़रूर होगा, अगर मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी तो आपको लगेगा हाँ ये सैड पार्ट है, बट मेरे को लगता है कि वो सैड पार्ट फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सैड पार्ट होने से। अगर आप फील कर रहे हो तो ज़्यादा फील होता है, पार्ट एंड पार्सल है। हाँ, तो आप क्यों फील कर रहे हो, मतलब जस्ट ठीक है, दिस इज द पार्ट, इसको भी टाइम देना है, दे देंगे, आधा घंटा दे देंगे देखा जाएगा। लेकिन अगर आपका फोकस सही बना हुआ है, आप बना के रखो अपने, बस अपने गोल को सही तरह से डिफाइन करो। वो होता है ना, एक बड़ा अच्छा मर्फी का लॉ है जिसमें वो कहता है कि अगर आप किसी से डरते हो तो उसी से डर और बढ़ता जाता है। वो कंटिन्यूसली एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत बढ़ाती चली जाएगी। तो इस लॉ से ही मैं एकदम सिंपल स्टेटमेंट में क्लियर कर सकता हूँ कि भाई उस अपने जो फियर वाला पार्ट है लाइफ में, किसी भी चीज़ को, चाहे जॉब छोड़ना हो, चाहे तैयारी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना हो, चाहे कुछ भी चीज़ को मतलब अलग से करना हो जो शायद पहले लोग नहीं कर रहे या बहुत कम लोगों ने किया है, तो करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बिकॉज जितना तुम डरोगे ना, वो तुम्हें और डराएगा और तुम्हें वहीं ले जाएगा जहाँ मेजॉरिटी ऑफ लोग घुसे हुए हैं। और सेम चीज़ करने में अगर तुम थोड़ा सा वो हेजिटेट कर गए और तुम 2 दिन बाद करोगे, देन यू आर टू लेट, मतलब तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये भी एक लॉ है शायद, पता नहीं, पर देखो मर्फी का लॉ कैसा लगा बहुत ही कूल लगा सर, एग्री विद इट 100%। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है ठीक है, तो दिस पॉडकास्ट हैज़ रीच्ड अ परफेक्ट सर्कल और इसे हम कहीं यही ख़त्म कर देते हैं सर। yes, जाते जाते कुछ और भी लॉज बताना चाहते हैं नहीं ओके मेरे तो बहुत सारे लॉ हो गए, मतलब ठीक है, मतलब लास्ट की बस एक ही एडवाइस है, चिल रहो, मस्त करो। और मेरा 3rd एपिसोड है ये, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ पूछ रहा है देखो मुझसे और कुछ? आप टाइम निकालिए सर, आपको दोबारा लाया जाएगा बहुत ही जल्दी, है ना। ओके चलो, फाइनली हम कर पाए और खुशी की बात ये है कि हम ऑफलाइन कर पाए, क्योंकि ऑफलाइन का फील ही अलग है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये बिल्कुल भी इससे रिलेट नहीं करता है, वार्निंग दे रहा हूँ मैं। किससे रिलेट नहीं करता? मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडीज से। ओके वो तो अलग ही झगड़ा चला हुआ है, लेकिन फिर भी चलो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। थोड़े बहुत एक्स्ट्राज हैं जिसमें हमने लूडो खेला था और मैं जीत गया था, तो वो देख लेना बाद में वो हम अच्छा वो तो मैं इसके पहले ही पोस्ट कर दूंगा। आज भी कुछ खेलना है क्या? जेंगा है? जेंगा चल ठीक है, खेलते हैं। ठीक है, ये भी हम पोस्ट करेंगे। हाँ ये हम पोस्ट करेंगे अगर मैं जीता तो। चलो ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस। मोमेंटम इज अ वीकली पॉडकास्ट। तुम हमें सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हो, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, हर जगह मिलेंगे हम, यूट्यूब के अलावा भी। टिल देन बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।